बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन अच्छा ही जा रहा होगा। और इसके साथ साथ मैं एक हमेशा बात कहती हूँ कि दुआ किया करें। दुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी के भी लिए। जब आप दुआ के लिए अल्फाज निकालते हैं तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल करता है। और स्पेशली आजकल हम जिन क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, हमारा प्यारा मुल्क इस वक्त जो है वो मुश्किल वक्त में है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें और इसके साथ साथ लोगों की भी हेल्प किया करें जितना हो सकता है, जो आपसे हो सकता है। उस हवाले से देखा जाए तो जो लोग डिज़र्व करते हैं उनकी लाजमी हेल्प कर दिया करें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे रूही के रिपोर्टर शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप शकील? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी एडवोकेट रिजवान खान साहब, जो कि पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसके साथ साथ टिकट होल्डर भी हैं एमपीए के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे ज़रा शकील से जो हमारे इस टाइम सोशल इश्यूज चल रहे हैं। स्पेशली अगर हम पानी की बात करें तो यहाँ पर साफ पानी जो है वो पीने को मुयसर नहीं है। अगर हम सुई गैस की बात करें तो यहाँ पर सुई गैस के हवाले से हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। आज थोड़ा सा डिटेल में इनसे बात करेंगे कि किस तरह के इश्यूज चल रहे हैं और किस तरह हमारी जो हुकूमत है वो इसमें अपना क्या रोल प्ले कर रही है। और इसके साथ ही सर हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे आज हम थोड़ा मजदूरों के हकूक़ पर बात करेंगे। इस टाइम जो आटे का बहरान है, सियासी जो सूरत हाल है, उसके हवाले से बात होगी। तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई बात शेयर करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। शकील, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ साथ आपसे सबसे पहले तो वही जिस तरह हमने साफ पानी का जिक्र किया उस हवाले से बात कर लेते हैं कि जहाँ पर जितने भी फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो लगे हुए हैं, अक्सर तो बंद ही दिखाई देते हैं। अगर कुछ हैं तो वहाँ पर भी जो है इतना रश दिखाई देता है। तो इस हवाले से बताएं कि तमाम लोग इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्या सूरत हाल है? ऐसा है कि पानी तो हमारी बुनियादी ज़रूरत है, ठीक है, ज़िंदा रहने के लिए भी, खाना पकाने के लिए भी, पीने के लिए, हर हवाले से। लेकिन साफ़ पानी का जो मसला है वो पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर मुल्तान में तो शुरू से ही चलता आ रहा है। इस वक्त अगर हम ओवरऑल मुल्तान में इसकी बात करें कितनी आबादी जो है वो साफ़ पानी से महरूम है, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 45 से 50% जो मुल्तान की आबादी है वो आलूदा पानी पीने पर मजबूर है, साफ़ पानी उन्हें नहीं मिल रहा। अब इस हवाले से हुकूमत क्या करती है? हुकूमत फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाती है। अब वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स कितने लगे हुए हैं मुल्तान में ये भी जानना ज़रूरी है। ऐसा है कि 35 फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो प्राइवेट चल रही हैं, जिनको फाउंडेशन, फराही इदारे, मुख्तलिफ निजी जो कंपनियां हैं वो चला रही हैं। उसके साथ 65 फिल्ट्रेशन प्लांट्स, ये वासा की ही काउंटिंग है, 65 फिल्ट्रेशन प्लांट वासा चला रहा है। और उनके अकॉर्डिंग कि वासा के जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं वो सारे फ़ाल हैं। लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं, वासा का बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन वो प्लांट्स गैर फ़ाल हैं। अब गैर फ़ाल प्लांट्स कितने हैं? मुल्तान में 80 से ज़ायद जो हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फ़ाल पड़े हैं। ना सिर्फ गैर फ़ाल हैं, उनकी देखभाल ना होने की वजह से उनकी सूरत हाल इंतहाई अबतर है। उसमें देखें, एक तो अरसा दराज से उनको ताले लगे हुए हैं, दूसरा उनके अंदर जो टूटियाँ लगी हुई हैं वो भी गायब हैं, टूटी हुई हैं, ठीक है, जहाँ से पानी आना है। वो तो फिर जो चोरों के यही काम है ना कि नल खोल दिए। और चोर भी बड़े नमूने किस्म के चोर हैं वहाँ पे। नमूने किस्म के नशा आवर जो लोग हैं, जो नशेबाज लोग हैं, उनका बसेरा है। हाँ। गर्मियों में ये होता है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट एक ठंडी जगह होती है, तो गर्मियों में ये जो जितने भी नशेई हजरात होते हैं वहाँ जाके अपने डेरे डालते हैं। आप कभी चिल्ड्रन अस्पताल के पीछे देखें, वहाँ पे बाग लांगे खान में जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, उसके साथ वहाँ पे इसी तरह आपको बड़े बड़े गेट चौक है, वहाँ पे भी फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है। ये वो प्लांट्स के नाम ले रहा हूँ जहाँ पे आपको 24 घंटे नशा आवर लोग दस्तयाब होंगे जो वहाँ बैठे हैं, जिन्होंने डेरा डाला हुआ है। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो प्लांट की चीज़ों को तोड़ फोड़ के निकाल के बेच देते हैं, जो भी उनकी ना इस्तेमाल हो सकती है। और वहाँ से इंतजामिया तो देखभाल नहीं कर रही, ठीक है, वो प्लांट मुसलसल नकारा होता जाता है। जो भी लाखों लगे, जो भी लोग वहाँ से पानी भर रहे थे वो ख़त्म। वहाँ के इलाका मकीन से जब हम जाके बात करते हैं
कि प्लांट कब से बंद पड़ा है, तो उनके मुंह से बेख्तियार ये चीज़ निकलती है फलां टाइम लगा था, इतना टाइम चला और उसके बाद ये गैर फाल और कभी भी इंतजामिया नहीं आई इस हवाले से कोई चेक करने के लिए। अब इन प्लांट्स को पानी देने के लिए इंतजामिया की तरफ से ये वासा की ही काउंटिंग है। पिछले दिनों मुल्तान का जो साफ पानी का मसला है ये नेशनल मीडिया पर भी चलता रहा है, ठीक है, इसलिए इन दिनों बहुत ज़्यादा इशू बना है। डॉक्टर्स ने भी कहा साफ पानी पिए, पानी उबाल कर पिए ताकि जरासीम से पाक पानी पिए। क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर एरिया में जनूबी पंजाब में देखें तो हेपेटाइटिस जो है वो बहुत तेज है क्योंकि साफ पानी नहीं मैसर ना, तो इस हवाले से बीमारियां भी उसी तरीके से बहुत ज्यादा, मैदा की, जिगर की, गैस्ट्रो जैसी बीमारियां और फिर हमारे सबसे बड़ा जो मेन आता है सीवरेज का, ये वजह है, ये वजह है ना। सीवरेज सिस्टम जो है वो पुराना है, पाइपलाइंस टूटी पड़ी हैं, फिर इनके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं सीवरेज के नाम पर, तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है कि इनकी सीवरेज लाइन खराब होती है, वो पानी एंटर होता है इनके घरों में, बाकी लाइन्स में पानी वहाँ से लूट हो रहा है, केमिकल एलिमेंट जो है आर्सेनिक वो शामिल हो रहा है पानी में और वही तमाम बीमारियों का बाइस बन रहा है। शहरी मरीज बने पड़े हैं और रिपोर्ट्स चेक करें आप इंटरनेट पे, मुल्तान सिटी की खास तौर पर लोगों के स्टेटमेंट्स पड़ी हैं कि किस किस तरह में सेहतमंद था और किस तरह बीमार हुआ और मेरी रिपोर्ट्स में क्या चीज़ सामने आई, साफ पानी की एकदम दस्तयाबी सामने आई। साफ पानी की एकदम दस्तयाबी शहरियों को मरीज बनाती जा रही है। शहरी आवाज़ उठाएं, फिल्ट्रेशन प्लांट देखें ना, जब भी कोई नुमाइंदा जाता है, हमारे साथ भी सर बैठे हैं, नुमाइंदा भी हैं, ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास आते हैं चीज़ें, मतलब वोट वगैरह हमने देना ही होता है, सपोर्ट करते हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट की हम बात करते हैं, AC DC तक बात पहुंचती है, चक्कर लगाते हैं, विजिट करते हैं, वो प्लांट वैसे ही खड़ा रह जाता है, उनका कोई हल वगैरह नहीं होता। तो कई ऐसे प्लांट्स हैं जो इंतज़ामिया की तवज्जो के मुंतज़िर हैं, वहाँ उन प्लांट्स के इर्द गिर्द रहने वाली आबादी इंतज़ामिया की तवज्जो के मुंतज़िर है कि आप यहाँ आएँ। मज़े की बात, चौक शाहबाद से अल जिलान रोड जाता है, वहाँ पे ना इस साइड पे एक प्लांट लगा हुआ है। कल मैं वहाँ रिपोर्ट बनाने गया तो उसके सामने गाजर के जूस वाली रेडी थी, मैं ना बगैर माइक के चला गया। मैंने कहा जूस आप बना रहे हैं, इसका पानी कहाँ से भर के लाते हैं? वो कहता है सर ये कूलर मेरे पास पड़े हैं। मैंने कहा प्लांट सामने खड़ा है, पानी साफ पानी, प्लांट तो नहीं आ रहा, पानी तो नहीं आ रहा, पानी कहाँ से भर के आ रहे हैं? तो हंसने लगे, कहता सर नलके से भर के आ रहा हूँ। अब वो जो इलाका है वो हाईलाइटेड है कि वहाँ की सीवरेज मुकम्मल तौर पर 20-30 सालों से नकारा है और पीने का पानी आलूदा है और उसी नलके का पानी वो जूस में शामिल करके, तो जूस तो खालिश जा ही रहा है, गाजर जैसी खालिश चीज़ भी नकारा हो रही है और पानी ये भी। तो हमारे यहाँ के मसाइल हैं ना, लोग इस चीज को कभी भी, जो उनकी अपनी हिस्से की जिम्मेदारी है ना, वो उसको भी लोग बेचारे क्या करें, वो तो मजबूर है। मैंने उनसे पूछा, मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैंने कहा सर सेहत के क्या मसाइल आ रहे हैं? वो कहते हैं साड़ी रिपोर्ट करा लो जाके, हमारी रिपोर्ट करवाएं और रिपोर्ट में जितनी हमें दूसरा मर्जी आएंगी, जितने बीमारियां आएंगी वो सारी साफ पानी की वजह से होंगी। तो वो कहते हैं ये हकीकत जितने भी नुमाइंदे हैं उनके नाम लिए, जितने भी नुमाइंदे हैं वो आए, उनको ये पानी पिलाएं, वो कैसे पीते हैं नहीं पीते। अच्छा, ये तो हकीकत है, जब भी कभी इस तरह हम बात करें जो थोड़े इस हवाले से कि पेट की बीमारियां जिस तरीके से फैल रही हैं वो इसी वजह से है। अभी हम लोग देखते हैं आए दिन जो हॉस्पिटल में ज्यादा आ रहे हैं वो यही पेट के अमराज ज्यादा आ रहे हैं। ये तो नौजवान और बुजुर्ग तबका भी बीमार हो रहा है। अब ये देखें जो छोटे बच्चे ये पानी पी रहे हैं, ठीक है, जैसे ही उम्र उनकी बढ़ेगी ये बीमारियां उनमें होंगी और वो मजीद बीमार होंगे। इस तरह काम चलता रहेगा। अगर अभी साफ पानी की दस्तयाबी के लिए, साफ पानी के जराए को अच्छा करने के लिए, उनकी देखभाल के लिए इकदाम ना उठाए गए, डॉक्टरों का कहना है ये कि आने वाले दिनों में मुल्तान शहर में खास तौर पर साफ पानी की वजह से जो सेहत के मसाइल हैं वो खतरनाक हद तक जा सकते हैं। अभी से इंतजामिया को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल करने के इंतजामिया के बारे में बात करें तो कल माहिर इमरान से भी यही बात हो रही थी कि इंतजामिया के तो खुद अभी हमें कहीं पे भी इस चीज़ की नजर ही नहीं आ रही। अच्छा, हम गए म्यूनिसिपल वालों के पास भी गए, बादशाह के पास भी गए कि फला जगह पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट क्यों गैर फाल पड़े हैं। उनका कहना है हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, हमें जो कहा गया, जो हमारे पास आते हैं, जो हमारी निगरानी में आते हैं वो हमारे फाल पड़े हैं और जो हमारी निगरानी में नहीं आते हमने उनकी जिम्मेदारी नहीं ली। जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? इतने फंड्स नहीं है कि हम उनके बिजली के बिल उठाएं, उनके अखराजात उठाएं, वहाँ पे एक बंदा हायर करके हम 24 घंटे वहाँ पे दस्तयाब करें कि आपने प्लांट की देखभाल करनी है। तो फंड्स नहीं है, पीछे से वसाइल नहीं है, तो इन प्लांट्स की देखभाल कैसे की जाए? इस मामले को नेशनल सतह पर हुकूमत को देखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि इंतजामिया को भी कोई चीज मिले और वो अपने इक़्तिदार के चक्रों से बाहर निकलेगी तो हुकूमत भी इन हमारे छोटे छोटे मसाइल पर जो है वो देख सकेगी और बात कर सकेगी। अच्छा सर से भी जानते सर, वैसे अभी जो सियासी सूरत हाल है आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले मैं थोड़ा सा पानी की बात हो रही थी, हाँ मैं उसको टच करता हूँ।
आज से 20 से 25 साल पहले मुल्तान में कोई पानी के मसाइल नहीं थे। उसकी वजह ये थी, एक तो आबादी कम थी। हमारे सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम प्लानिंग के तहत नहीं चलते। गटर लाइनें छोटी पहले डाली गई, हालांकि इनको शुरू से ही बड़ी गटर लाइनें डालनी चाहिए थी। ठीक है, हमारी आबादी जैसे जैसे बढ़ती गई तो जो घरों से पानी निकलता है, गंदा पानी निकलता है, वो एक्स्ट्रा होने लग गया। उसका रिजल्ट ये निकला कि एक तो लाइनें कुछ बंद भी कर देते हैं जानबूझ के। आपको इस चीज़ का शायद इल्म है या नहीं है, हमारे ही भाई हैं जो गटर लाइनों में बोरियां डाल के उनको बंद कर देते हैं। वहां से जो है ना पानी, आखिर पानी ने कहीं ना कहीं तो जाना है। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कमाल साहब हैं हमारे साथ मुल्तान से, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहना चाहेंगे आप? आपको पता है कि मुल्तान में तो पूरे पाकिस्तान में आपका और पानी सब कुछ चार्ट है और क्या चार्ट है। मैं ये कह रही हूँ कि सुबह भी थोड़ा सा कि करीब काम है। मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही कि आप क्या कहना चाह रहे थे। मुझे सिर्फ इतना समझ आया कि हमारे मसाइल पे थोड़ा सा वासा का, और उन्होंने नहीं आटा चीनी इसी का कुछ बात कर रहे थे, बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्या बोल रहे थे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। अच्छा, तो उस पानी ने कहीं ना कहीं जाना होता है। अब वो गटर लाइनें टूट जाती हैं, पानी जमीन के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाता है, और वो पानी जो है ना, हालांकि कुछ अर्सा पहले 25-30 साल पहले मुझे याद है कि 100 फुट पे बिल्कुल साफ पानी आता था। अब 400 फुट पे, 350 फुट पे, 300 फुट पे हमें साफ पानी मिलता है। अब वो जो गटर लाइन का पानी है वो पानी के अंदर मिक्स हो रहा है ज़ेरे ज़मीन। हालांकि मैं अरब में रह के आया हूँ, वहाँ पे ज़ेरे ज़मीन पानी की कोई सहूलत नहीं, उनको पानी बहुत महंगा पड़ता है। वो समंदर से लेते हैं उसको, मिनरल उसमें वो करते हैं, प्यूरिफिकेशन उसकी करते हैं, उसके बाद सप्लाई करते हैं। बहुत मुश्किल प्रोसेस है। हमें तो अल्लाह ने इतनी अच्छा वो दिया हुआ है, हमें अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारे ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत नज़दीक है। हम दरियाओं की वजह से, समंदरों की वजह से, जो भी है बहरहाल, तो अगर ये पानी, अगर सिर्फ एक गटर लाइनें ये ठीक कर दें, ठीक है, तो मेरे ख्याल में पानी जो ज़ेरे ज़मीन हम पानी निकालते हैं उसका काफ़ी हद तक मसला हल हो सकता है, वरना कुछ अर्से बाद ये 400 फुट से भी नीचे चला जाएगा। ये सही है। अच्छा, दूसरा, गिलानी दौर में उस वक्त इतने प्लांट लगे थे ना, मुझे याद है, वाटर प्यूरिफिकेशन के, फिल्ट्रेशन के। उसके बाद उनको मेंटेन, आने वाली गवर्नमेंटों ने मेंटेन भी नहीं किया उनको। उनकी टूटियां, या जिस तरह बता रहे हैं उनकी मेंटेनेंस वगैरह वो नहीं की, ताले लग गए हैं उनको, हालांकि कोई इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। एक मैंने ज़ाती खर्चे पे एक बनवाया है अपना प्लांट, यही लगवाया है 400 फुट पे, मेरे ख्याल में 2 लाख से ऊपर खर्चा नहीं आया। तो रिपेयर का कितना खर्चा होता है? असल हमारा सिस्टम खराब तो बहुत नीचे चला गया ना। अब हमारा ये भी सबसे बड़ा मसला ऐसा ही है ना, पानी का बहुत नीचे चला गया। आपको बहुत गहराई में जाकर जो है वो अब पानी के हवाले से इस वक्त 300 फुट से नीचे अगर आप चले जाए ना, पानी हमें ठीक मिलता है। लेकिन एहतियातन 400 फुट, 500 फुट, 600 फुट पे लोग करवा रहे हैं। जो बड़े ऐसे है कि साफ पानी थोड़ा मैसर हो। अच्छा, इसके हवाले से जैसे बीमारियां भी, उसमें स्किन के हवाले से भी मसाइल हमारे, हर किस्म की सेहत के मुतालिक तमाम मसाइल आएंगे। असल में सबसे पहले ना हमें कौम बनने की जरूरत है। हमें अपने राइट्स का भी नहीं पता कि राइट्स हमारे क्या हैं क्या नहीं है। हम बस एक हुजूम की तरह, जिस तरह है, जिस तरफ धकेला जाता है, हम क्यों नहीं निकलते बाहर? हमें निकलना चाहिए बाहर। अगर कारपोरेशन ये कह रही है कि हमारे पास फंड नहीं है तो झूठ है, इनके पास फंड्स पड़े होते हैं। लेकिन वो क्यों लगाएं? जब तक कोई सियासी प्रेशर नहीं आता, जब से ऊपर से कोई आर्डर नहीं आता, जब तक कोई किसी की तख्तियां नहीं लगती, हालांकि ये तख्तियां लगने की जरूरत नहीं है, ये बल्दियात का काम है ये लेकिन हमारी बदकिस्मती है, यहाँ पे बल्दियात फाल नहीं है, यहाँ पे चेयरमैन नहीं है, यहाँ पे काउंसलर हजरात नहीं है, ये MNA MPs का काम ही नहीं है। कारपोरेशन को खुद करना चाहिए, बल्दियाती नुमाइंदे इलेक्शन करा के इनको लेके आना चाहिए, ये सब इनके काम है। ये जो हमारे MNA MPs हैं ये कर ही गलत रहे हैं, इनका काम था जाके उधर बैठ के। हमें अदालती फैसला भी इस पे कल हम बात कर रहे थे कि आ चुका हुआ है कि इसके ऊपर जो इदारे हैं अब वही इसके ऊपर काम करेंगे। जो MPA हैं, MNA हैं, वो इस पे काम नहीं इनका काम ही कानून साजी था, इनका काम ही कानून साजी था। हमारे इदारे मजबूत होते,
ये गटरों के चक्कर में पड़ गए हैं, ये गलियों के चक्कर में पड़ गए हैं, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में वोट लेना शुरू कर दिया है, एक अच्छा, छोटा सा रोड देकर वोट लेना शुरू कर दिया। आपने कहा कि अच्छा चलें इस जगह से आपको वोट भी मिलेंगे और आप कहेंगे कि हाँ यकीन दहानी, उसके बाद आप कहेंगे अच्छा फेवरेटिज्म जो है ना हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, बहुत चल रही है। हाँ, अच्छा, जिस तरह अभी हम राइट्स की बात कर रहे थे कि यहाँ पर अपने राइट्स का ही नहीं पता, हम अगर मजदूरों के हकूक पे बात कर लें तो यहाँ पर मजदूरों के जो हकूक है उनको उनका अपने राइट्स का ही नहीं पता कि किस तरह इस्तेमाल करना है, उनके क्या राइट्स हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। इस वक्त मिनिमम वेज की अगर आप बात करें ना तो मेरे ख्याल में 25,000 प्लस है, लेकिन हम देख रहे हैं 10,000, 12,000, 15,000 पे लोग काम कर रहे हैं, तो किस तरह मतलब सर्वाइव करेंगे? क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर हमारे मुल्क में इस टाइम जो सबसे ज्यादा मईशत का तो बहुत बुरा हाल है, इस टाइम हर बंदा परेशान दिखाई दे रहा है। फिर जो मजदूर तबका है वो तो बिल्कुल बेचारा पिस के रह गया, आटा दस्तयाब नहीं, चीनी नहीं, घी नहीं, आपकी जो खाने पीने की अशियाँ हैं, मतलब एक वक्त की रोटी भी खाना जो है वो मुश्किल हो गया है, तो इसके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है इस टाइम। बिल्कुल ये लेबर के राइट्स हैं कि हम उनको मिनिमम वेजेस दें, उनके लाइफ रिस्क सबसे ज्यादा होती है बजाय इसके जो ऑफिसर बैठे हैं उनकी निस्बत जो लोअर तबका है हमारा जो लेबर क्लास है वो बहुत ज्यादा रिस्क में होता है, उन्होंने सारे प्रैक्टिकल जाके काम करने होते हैं। इसी तरह उनका राइट है कि उनको इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं मिल रही। ओवर टाइम बहुत ज्यादा लगवाते हैं, बेचारे मजबूर होते हैं क्योंकि जॉब्स हैं नहीं पाकिस्तान में, वो छोड़ भी नहीं सकते बेचारे। उनको अगर वो 15 घंटे 20 घंटे भी काम करवाए ना, बाज़ का ये भी देखा गया 15-15, 16-16 घंटे काम, 20-20 घंटे काम करवाते हैं लेबर से और उनको तनख्वाह 8 घंटे की हम देते हैं। जब 19वीं सदी में जब रेवोल्यूशन आया, लेबर रेवोल्यूशन आया, उस वक्त पूरी दुनिया में लॉज बने, इधर भी पाकिस्तान बनने के बाद लॉज बने, लेकिन उनमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इनके राइट्स के हवाले से। तो हमें चाहिए कि ये जो इनके राइट्स है ना इनको प्रोटेक्ट करें। ये कौन कर सकता है? ये आप हम सब मिल के बाहर निकलेंगे, हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे तो ये होगा। हम सिर्फ एक यकम मई को एक लेबर डे मना के ना हम शायद समझते हैं कि हमने अपने हकूक पूरे कर दिए हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। तो इस पे राइट्स जो है ना इनको मिलने चाहिए। लेबर डे भी हमने भी बनाया था, वो भी अंग्रेजों का बनाया था। हम बस मनाने के लिए हैं। हम सिर्फ उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और दिन भर से बात कर लेते हैं। अच्छा, मजदूरों की बड़ी खौफनाक तारीख है जब ये लेबर डे बनाया। हाँ जी बिल्कुल, बहुत पता नहीं कितने लोगों को जलाया गया था, बड़ा उसके पीछे बड़ा वो है। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि हम सब छुट्टियां लेके यकम को घर बैठे होते हैं और लेबर काम कर रही होती है, जिनका डे है ना। मतलब ये तज़ाद है और क्या है ये, बस वही ना हमारा जो एक सिस्टम चलता आया, आज भी हम जिस पे बात करते हैं कि मुल्क का जो सिस्टम चलाया गया तालीम के हवाले से भी, इलाज के हवाले से, जो हमें सहूलतें, जो अवाम को एक रिलीफ मिलना चाहिए था, वो आज तक कहीं नहीं मिला। मतलब आज तक हमने ये देखा कि जो लोग वोट दे रहे थे वो वहीं के वहीं खड़े हैं, मतलब उन्हें कहीं नहीं मिला। और जिनको हमने वोट दिए वो उनके पास आप जाकर देखें तो उनके पास जायदादें भी हैं, उनके असासे भी हैं, उनके पास गाड़ियां भी होंगी, उनके पास वो बाहर भी चले जाएंगे। बट जिन्होंने वोट दिया वो बेचारे मेरे ख्याल में कहीं भी ऊपर एक स्टेप भी नहीं जा सके, वो वहीं के वहीं खड़े हैं। और उसी मैं हमेशा एक बात करती हूँ, हमने एक वो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया ना, हम आज तक उसी में ही हैं, हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। देखिए ना, पाकिस्तान का वोटर ना अंधा हो चुका है, वो इसलिए कि वो सिर्फ शख्सियत पसंदी में है। अगर एक बंदा नून लीग को सपोर्ट कर रहा है तो वो नून लीग के दौर में कभी भी नून लीग की महंगाई को कुछ नहीं कहेगा। वो अंधा हुआ है, उसने वोट उसी को देना है, महंगाई के बावजूद भी उसी को देना है, गलतियों के बावजूद भी उसी को देना है। अभी आज भी हम एक जलसा कराने जाएं तो इसी हुकूमत के बहुत सारे लोग निकल के आके बैठ जाएंगे और नारे लगाने शुरू कर देंगे। ऐसा ही है। अब चाहे मईशत का जो हाल है, चाहे मुल्क का जो भी इस टाइम सूरत हाल है, लेकिन अगर हम बात करें इस टाइम जो हम अभी कल भी मैं जो है बात कर रही थी, हमारे जानने वाले हैं, यही सियासी सूरत हाल पे तो आजकल हर बंदा जो है वो लाजमी बात कर रहा होता है। तो यही बात कर रही थी कि इलेक्शंस के हवाले से भी अब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है कि इलेक्शंस भी आपको होते हुए नजर नहीं आ रहे कि ये बहुत के लोग इतने परेशान हैं कि डिमांड्स तो हैं इलेक्शन, बट आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप इलेक्शंस के ऊपर इतना पैसा लगाएं और फिर से आप इलेक्शंस करवाएं। इसके अलावा भी बड़ी इंटरनल रीजंस हैं इनकी वजह से। हाँ, तो इतनी चीजें अब हमारे मुल्क के हवाले से, जो बिजनेसमैन है वो अलग परेशान है, जो मिडल मैन है वो तो बिल्कुल ही, मिडिल क्लास के लोग तो मेंटेन करते हुए उसी में ही पिस गए हैं। हाँ। जो लॉयर है तबका है वो तो बिल्कुल ही उसका तो ये हाल है कि जो हम अब आटे का हवाले से बात कर लें तो आटे का जो बहरान चल रहा है
जो लूट मार चल रही है। आटे के बुरहान की शिद्दत देखें, पिछले दिनों आटा लेते हुए वो वफात हो गई है एक मजदूर की। यार आजाद कश्मीर में एक बंदे की डेथ हुई है, कल एक बुजुर्ग की वीडियो वायरल हुई थी कि आटा दे दो और वो बेहोश हो गए। मतलब काफी लोगों की इस हवाले से भी जो हम देख रहे हैं बहुत परेशान है। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी जी तलहा, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका सुन रहा था, ये असल में ना हमारे यहाँ मसला ही है कि ये जो गरीब लोग है ना, मैं समझता हूँ कि इन्हीं का सबसे ज्यादा कसूर है। आप पूछे कैसे? जी जी। ये बेचारे लोग होते हैं, इनको आटा नहीं मिलता, इनको जो है ना बिजली नहीं मिलती, गैस नहीं मिलती, फिर भी ये लोग एमएनएमपी से एक वोट लेके साफ तस्वीर बनाकर खुश हो जाते हैं मुल्क। सही बात है। इनको चाहिए यार, ये एमएनएमपी आता है, उन्हें ये ना कहें कि हमारे रोड बना दें, हमारी बाइक छुड़वा दें, नौकरी लगवा दें। ये अब इनको सख्त होना पड़ेगा इन गरीबों को, नहीं तो ये गरीब इसी तरह आटे की लाइनों में लग लग के बिजली से भूख से खुदकुशियां करके मर जाएंगे। नहीं आप सही कह रहे हैं। चाहिए मुझे भी, हम मैं भी नहीं में शामिल हूँ। हमें चाहिए कि अब हम ये छोटे मोटे जो है ना बाइक छुड़वा ले, तस्वीर बना ली एमएनए से, घर बुला ले, इसके ऊपर नहीं अब काम चलना। अब गरीब को सख्त होना, तो आटे की लाइन में लग के मरेगा, बिजली से मरेगा, भूख से मरेगा। नहीं आप बिल्कुल ठीक है। ये आपके रिपोर्टर को चाहिए कम से कम जो है ना, ये अगर 100 शहरियों को ये बात समझाएगा तो उसमें से 5 को ये बात समझ आ जाएगी। जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं। कल भी हम जिस प्लांट पर खड़े थे, एक पठान भाई खुद जबरदस्ती आए कि मेरी बात सुने। जी आपकी क्या बात है? उसने यही बात की अपने नुमाइंदों को, चेयरमैन को, कि दावतों पे एमएनए एमपी को तुम लोग बुलाते हो, तस्वीरें तुम लोग बनवाते हो, उनकी रैलियों में हमें तुम लोग लेके जाते हो, फिर ये प्लांट कौन चलवा के देगा हमें ये हमारी सीवरेज कौन ठीक करवा के देगा? अब कहाँ गुम हो गए? और अच्छा खासा गुस्सा कर रहा था। ये सही कह रहे हैं, ये जो हमारी एमपी और एमएनए के साथ अंधी अकीदत है, जो उनके साथ मिल लेना, बैठ जाना, तस्वीर बना लेना, इन चीजों से बाहर आके उन्हें हक खुशी का अंदाजा भी नहीं लगाया। अच्छा आपकी शादियों खुशियों में जब आपके बाकी मेहमान भी आए थे, लेकिन जब जैसे ही आपके इस तरह के मेहमान आए तो आपका तरीक़ेकार और आपका प्रोटोकॉल जो है वो डिफरेंट हो जाता है। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद थे, इस पर हमें आप रिजवान साहब बात करना चाह रहे थे। जी असल एमएनए एमपीएस के काम और हैं। मैंने पहले अर्ज किया है कि उनका काम है कानून साजी करना, इदारों को मजबूत करना। उनके ये काम नहीं है जो करवा रहे हैं, जो इनसे गटर लाइनें बनवा रहे हैं, इनसे पता नहीं सीवरेज बनवा रहे हैं, रोड्स बनवा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, ये इनके काम नहीं, ये इदारों के काम है। ये इदारों के काम है, इदारों को ही जिम्मे लगाएं। जब एमएनए एमपीएस इधर मसरूफ होंगे, अवाम के मसाइल सुनने में मसरूफ होंगे, इदारे इंजॉय कर रहे होंगे, तब यही कुछ होना है। तब ये अगर एमएनए एमपीएस अपने इदारों को मजबूत करें, कानून साजी करें, तो मेरे ख्याल में हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। ये जो बाकी काम है ना, इनको करने दें, ये बल्दियात को करने दें, ये कारपोरेशन को करने दें, ये डेवलपमेंट इदारे हैं हमारे, उनको करने दें, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते। असल में ना हम लोग तख्तियाँ लगाना चाहते होते हैं कि हर काम जो हम करें ना, अवाम को, वोटर को नज़र आए। वोटर को इंग्लैंड में जो अगर सिस्टम है, एक बहुत अच्छा सिस्टम है, वहाँ पे तो किसी की तख्तियाँ नज़र नहीं आती। अमेरिका में तो किसी की प्लेटें नज़र नहीं आती कि ये गटर का ढक्कन बन गया है तो ये इफ्तिताई तकरीब हो रही है, ठीक है ना? तो बाकायदा वाकई हाँ जी, आपकी जो है ना नस गिर जाती है। हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। हम जब तक हम लोग इन चीज़ों को लाइक करेंगे, जब हम तालियां बजाते रहेंगे, तो एमएनए एमपीएस ये कुछ करते रहेंगे। इनको कहेंगे आप जाएं, जो आपका काम है वो करें, ये इदारों को करने दें। अगर जिस तरह आप फरमा रही थी कि कोर्ट का फैसला आया है कि अब इदारे काम करेंगे, तो उस तरफ आए, ये उसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये कहते हैं कानून भी बना दिए जाते हैं, आइन भी हैं, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन बात वही आ जाती है कि उसके ऊपर अमल दरामद कब होगा। ये हमेशा सवालिया निशान जो है वो रह जाता है कि किससे कराना है, कौन करेगा, कैसे होगा। ये जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तब तक हमारी ये चीजें दुरुस्त नहीं हो सकती। हमें एक एक इदारे को, अब अदलिया का हाल आपके सामने है, अदलिया जहां तक पहुंच चुकी है, मेरे ख्याल में वो जो सियासी फैसले होते हैं उनको फौरन उठा लेती हैं। जो आम आवाम के मसाइल हैं, लोगों के कीमती हकूक रुल रहे हैं, वो पड़े हैं। इसी तरह अब कोई प्लानिंग नहीं थी। अब जब फरवरी में, मार्च में हमारी गंदम आई थी, उस वक्त खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने सारा अफगानिस्तान इतनी सारी गंदम भेज दी थी। अब भी केपीके से भेजी है बहुत सारी। इधर हम बुरहान का शिकार हैं और वो गंदम उन्होंने बाहर भेज दी। दूसरा जो सबसे बड़ा वजह बनी है ना गंदम के बुरहान की,
वो हमारे सिलाबी एरियाज़ हैं। बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे सिलाब आया है, गंदम ख़राब हो गई है, तो इंशाल्लाह महीने 2 में गंदम आ जाएगी। मार्च अप्रैल में गंदम आ जाती है, तो 3 महीने तक हमारी अपनी गंदम आ जाएगी, तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये अब पंजाब के अंडर आता है। ये प्राइसेस वगैरह पंजाब में जो हैं, ये गंदम की बुरहान जो चल रहा है, ये पंजाब के अंडर आता है। इसी तरह मुर्गी का बुरहान आजकल चल रहा है, मुख्तलिफ और प्याज वगैरह सब्जियां, ये पंजाब के ज़िम्मे हैं। तो परवेज़ इलाही हमारी पंजाब की 2022 से गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं हो रही, कोई मजबूत नहीं हो रही। एक गवर्नमेंट जब मजबूत नहीं होगी तो उसने क्या काम करने हैं। बात वही है कि इनको अपने लिमिट्स में जाना होगा, इनको अपने जो इनका ओरिजिनल काम है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसके अंडर जाए तो ये सारा काम होगा। वरना हम ऐसे जलील होते रहेंगे, हम तालियां बजाते रहेंगे, वो अपना अयाशी में मसरूफ रहेंगे या जो भी हो रहा है। जाहिर सी बात है, वही बात आ जाती है कि जब एक वोट का जो सही इस्तेमाल है ना, वो होना चाहिए। वोट तो हक है सबका, हमने देना है बिल्कुल जी। लेकिन उसके बाद ये है कि सही इस्तेमाल किया जाए। कि आपको पता होना चाहिए कि आपने वोट किनको देना है और कौन लोग आपके मुल्क के लिए अच्छे हैं, और जो आपको भी कहीं ना कहीं रिलीफ मिल सके। हाँ, बिगड़ा हुआ है। वो अभी इन चीजों को सेट करने में ही हमें इतना टाइम लग जाएगा कि कैसे सेट होंगे। अच्छा, जिस तरह हम साफ पानी की बात कर रहे थे, वहीं पर हम सुई गैस के भी हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, इस टाइम जो सूरत हाल है, यकीन करें सुबह मैं खुद भी आती हूँ तो नाश्ता करने के लिए भी इस तरह की आपके पास गैस मुयसर ही नहीं होती। अच्छा, मुझे क्योंकि सिलेंडर से थोड़ा डर लगता है तो मैं घर में सिलेंडर यूज कर नहीं रही, लेकिन बहुत सारे लोग जाहिर में तो मजबूर हैं इस टाइम सिलेंडर यूज करने पर भी। और लेकिन जिस तरह हम बात करें एलपीजी की कीमतों की, उसमें भी इजाफा कर दिया गया। अच्छा, और फिर आपके सुई गैस के अभी जो सिलेंडर्स हैं, वो तो अभी आपने बताया भी था कि एक दफा के सुई गैस की तरफ से जो है वो खुद सुई गैस के सिलेंडर देगा। हाँ, ऐलान देगा, ऐलान तो किया था, लेकिन अभी तक उस पर मेरे ख्याल में अमल दरामद नहीं मिले हैं। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद फिर लोग जो है वो लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं, लेकिन लकड़ियां भी उतनी ही महंगी हैं जितनी कि आपकी जो गैस है वो लकड़ी, कोयला, एलपीजी, सुई गैस, ये हमेशा ही खास तौर पर मौसम सरमा में तो ये हॉट इश्यूज ही रहते हैं। अब देखें, हुकूमत ने हमें दी सुई गैस चलाएं। सुई गैस तो वैसे ही गायब रहती है, अभी आप खुद ही बता रही हैं। जिस भी इलाके में जाओ गैस दस्तयाब नहीं है, आती भी है तो सुबह टाइम आएगी, शाम टाइम आएगी, उसमें भी प्रेशर इंतहाई लो होगा। अच्छा, प्रेशर नहीं, फिर दूसरा लोगों ने एक काम किया हुआ है, लोगों ने कंप्रेसर अपने घरों में लगाए हुए हैं और दूसरों तक गैस पहुंचने ही नहीं देते। अच्छा, कंप्रेसर पर लोग बड़ी बहस करते हैं। हाँ, महकमा कहता है ये गैर कानूनी काम है, हाँ, इसको बंद करें। और पिछले दिनों सुई गैस महकमे के चीफ इंजीनियर मैपको से बात हो रही थी, वो कह रहा था हमने कुछ 650 के करीब हमने कंप्रेसर यूजर्स को हमने घेरे में लिया है, उनके मीटर्स काटे हैं, उन पर हमने मुकदमात की हैं कि कंप्रेसर यूज करके आप इर्द गिर्द के लोगों का हक क्यों मार रहे हैं। ठीक है, एक ये तो कंप्रेसर, लेकिन लोग अभी भी कंप्रेसर यूज कर रहे हैं क्योंकि लोग मजबूर हैं। क्या करें वो हाँ। कहते हैं कि अब अच्छा, फिर हम राइट से बात करते हैं कि हम लोग, अगर कुछ लोग होंगे ना जो इस चीज का एहसास करेंगे कि अच्छा यार, हमारे घर नहीं बकरा, अगर हम यहाँ पे नहीं हुए तो हम अगर कंप्रेसर लगा कर, एहसास नजर कहीं नहीं आता। हाँ, ठीक है, ये लेकिन बड़े कम लोगों में भी, अब ये भी नहीं कह सकते कि एहसास के बगैर दुनिया चल रही है। अच्छा, क्योंकि कम लोगों में पाया जाता है, लेकिन जो लोग नहीं एहसास करते, लेकिन मोस्टली हम यही देखते हैं लोग सेल्फिश हो गए हैं। सुई गैस का मुतबादिल जो है वो लकड़ी और एलपीजी है। अब लकड़ी की कीमत आप देख लें 1300 से 1500 रुपए फी मन हो गई है। ठीक है, आप कहीं लोग लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब गैस इस्तेमाल करने वाला बंदा, अक्सर लोग तो लकड़ी नहीं इस्तेमाल करते, वो एलपीजी लेके आएंगे। एलपीजी की कीमत ओगरा ने 204 पे मुकर्रर की है, पहले 215 थी, 11-14 रुपए कम करके इन्होंने 204 पे लेके आए। 204 मार्केट में जाएं, मार्केट में 240 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है, 250, 230 मुख्तलिफ कीमतों में। अब 204 और 240 के दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क है। इनके एलपीजी वालों के पास जाओ, उन्होंने वाज़ेह तौर पर तख्ती लगाई हुई है कि 240 है। उनसे पूछो कीमत 204 है, आप 240 क्यों लगा रहे हैं? आगे वो रोना धोना शुरू कर देते हैं, जी आपका क्या रोना धोना है। हाँ। तो कहते हैं कि जो प्लांट्स हमें गैस मुहैया करते हैं, हम उनके पास जाते हैं, 9700 का आई थिंक उनको 45 किलो का सिलेंडर पड़ता है, उसके हिसाब से इनको गैस पड़ती है 225 रुपए, घर में गैस पड़ती है 220-25 में। वो कहते हैं हम 220-25 में हमें खुद पड़ रही है, हम 230-240 बेचकर ही उनको प्रॉफिट बचाएंगे ना। हुकूमत ने तो 204 मुकर्रर कर दी,
फिल्टर प्लांट्स वालों को कहें ये मतलब गैस कम करें या अब बहुत ज़्यादा हमसे ले रहे हैं, तो वो कहते हैं गैस नहीं है, मजबूरन ये भी इतनी महंगी गैस लेके आते हैं, आगे महंगी। अब इससे ना असर किन लोगों तक पड़ता है, रिक्शे इस गैस पर चलते हैं, रिक्शे पर असर पड़ेगा। रिक्शा वाला 240 पे महंगी गैस लेगा तो वो अपना किराया जात भी बढ़ाएगा। फिर घरेलू लोग लेके जाते हैं जिनके घरों में गैस नहीं आती, मसाइल रहते हैं, वो एलपीजी का सिलेंडर भरवा के जाएंगे, उनको भी मसाइल आएंगे। फिर उसके साथ होटलों वाले हैं, फैक्ट्रीज वाले हैं, वो सिलेंडर्स भरवा के जाएंगे। अब ये तो एलपीजी महंगी हुई और एलपीजी का हो सकता है आगे मजीद महंगी हो। इसके साथ अब सुई गैस जो है, ओगरा ने सुई गैस भी, घरेलू जो सार्फिन है इनकी गैस भी महंगी करने लगे हैं। ये 409 रुपये इंक्रीज हो जाएंगे, तकरीबन जुलाई के मंथ में इन पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। ये MMBTU यूनिट है, इससे ना नेचुरल गैस मेजर की जाती है जिसे हम किलो में लेते हैं। तो 500 कुछ पैसे हैं, 500 कुछ रुपए हैं। तो अगर ये फेडरल गवर्नमेंट, ये जो ओगरा ने समरी दी है कि आप 409 रुपये गैस को बढ़ाएं, ये जो पाइपलाइन वाली गैस है उसको कहते हैं आप 74%, 74% आप महंगा करें, और जो सुई नादरन गैस है उनको कहा गया है सिर्फ 67% आप अपनी कीमतों को बढ़ाएं। इन्होंने एक समरी दी है, उसके मुताबिक अब सुई गैस 500 से बढ़कर MMBTU से बढ़कर 1100 रुपये पर चली जाएगी, डबल 2 गुना इजाफा हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, जब दोबारा शहरियों के पास बिल आएंगे जिनका 1000 आता था वो डबल ट्रिपल होकर आएगा, ठीक है। इस तरह बिल भी हजारों में आने लग जाएंगे, पहले 200-300 में बिल आते थे, बिल भी हजारों में आने लग जाएंगे। अब इन्होंने समरी तो दे दी है, अब है जी गवर्नमेंट पर डिपेंड है कि गवर्नमेंट क्या करती है। अगर तो फेडरल गवर्नमेंट ने ओगरा की समरी अप्रूव कर दी तो सुई गैस की जो कीमतें हैं, जो बिल हैं, वो भी दोबारा आसमान से बातें करते नजर आएंगे। जिस तरह बिजली के बिल ने लोगों को सड़क पर निकलने पर मजबूर किया था। 40 दिन है फेडरल गवर्नमेंट के पास, इन्होंने अप्रूव कर दी तो ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो तमाम कीमतें जुलाई से इंप्लीमेंटेशन उनकी हो जाएगी और दोबारा से उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो लोगों को इस वक्त एक ना मतलब बेयकीनी हालत में, एक तो गैस नहीं मिल रही, गैस के मुतबादल लकड़ी और कोई उस दूसरा खरीदने जाएं LPG, वो महंगी है, और आने वाले दिनों में सुई गैस भी आसमान पर जाने वाली है। अब हुकूमत देखती है कि हुकूमत इस हवाले से क्या करती है, मतलब देख रहे हैं कि हुकूमत कीमत बढ़ाती है नहीं बढ़ाती। जिस तरह पता चलता है जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने वाली हैं, वो 12 बजे का इंतजार होता है, बढ़ती हैं कम होती हैं, पता चलता है इतनी बढ़ा दी हैं, पता चलता है यहाँ चली गई हैं। अच्छा, फिर क्योंकि आए दिन हर रोज हम मेंटली तौर पर तैयार बैठे होते हैं कि कुछ ना कुछ होना है। अभी या तो आपकी बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा, या फिर आपके पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा, या फिर आटे की कीमत में इजाफा कर दीजिए। मतलब डेली आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर है। एक ना एक लफ्ज सरप्राइज है, पहले ना सरप्राइज लफ्ज अच्छे मानों में इस्तेमाल होता था, हम कहते थे हमें सरप्राइज मिलेगा। अब ये सियासतदानों ने सरप्राइज लफ्ज को खतरनाक बना दिया है। हमें हर दफा किसी ना किसी चीज की कीमत में सरप्राइज होता था कि अच्छा हमारे फैमिली मेंबर्स हमें सरप्राइज हमारा दोस्त सरप्राइज देगा, बट अब हम इसके लिए तैयार रहते हैं। हमारे सियासी लीडर जो है वो हमें रोज सरप्राइज देने के लिए तैयार रहते हैं। कभी सरप्राइज मिलता है फलां MN उधर चला गया, कभी सरप्राइज मिलता है फलां का वोट खत्म हो गया, कभी हमें सरप्राइज मिलता है कि फलां की कीमत ऊपर चले, कभी ये सरप्राइज नहीं मिला कि इतनी कीमत कम हो गई है। लोग उम्मीद में बैठे हैं यार, पेट्रोल 215 पे है, एक बड़ी अच्छी बात है, 249-48 से कम होकर 215 पर भी आया, लेकिन ये सरप्राइज भी 4-4 रुपए 5-5 रुपए के हिसाब से मिला है। अब एक उम्मीद है 200 से कम आए, लेकिन देखते हैं कि ये सरप्राइज मिलता है या नहीं मिलता। हाँ, ये भी अभी हमें बस ऐसे अभी बैठे हैं। अभी तो हम लोग कहते हैं आलमी सतह पर देखें तो पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, बट अभी हम क्योंकि हमारे यहाँ पे मौशी कर्ज़ात वगैरह लेके फंसा हुआ है ना, वो कीमतों को नहीं कम कर सकते। वही मैं कह रही हूँ, हमारी मौशी इस टाइम जो सूरत हाल है वो बहुत नाजुक है, और उस पे जो है वो उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में वही बरकरार किया। फिर हमारे IMF भी हैं, वही है ना, कई चीजों में फंसा हुआ है पाकिस्तान एट अ टाइम। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह हम मजदूरों के हवाले से बात कर रहे थे, आप क्या समझते हैं किस तरह तब्दीली लाई जा सकती है उनके राइट्स के हवाले से, और जो उनको तनख्वाहें नहीं मिलती, जो उनकी मजदूरी है वो भी उनको नहीं मिलती, इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही थी हमारे मजदूरों के हवाले से कि किस तरह हम जो है तब्दीली ला सकते हैं इन हालात में। असल में ना ओवरऑल इकोनॉमी भी अजीब सी हुई खड़ी है। जब तक हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होती, जब तक हमारी इंडस्ट्रीज नहीं खुलती, जब तक जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं मिलती, तो उस वक्त तक लेबर क्लास का यही हाल रहेगा। अब हो क्या रहा है, इंडस्ट्रीज हैं नहीं, लोगों बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो इस सूरत में यही होना है कि
अपना लोग डकैतियों की तरफ जा रहे हैं, लोग उनको मिल नहीं रहे, हाँ जी, चोरियां बढ़ रही हैं। अच्छा, अब उसमें जो है ना डकैती के दौरान मर्डर्स में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। अभी कल हम एक जनाजा पढ़ के हैं, बिल्कुल नौजवान लड़का, वो ऐसे घर पहुंचा, अदील वैंस लड़का था, हमारा हमसाया था, ठीक है, तो उसके घर के अंदर डकैती हो रही थी। अच्छा। जैसे उन्होंने अंदर एंटर हुआ है वो, तो शायद डकैतों को पहचान लिया होगा उसने, भाई कौन है ये, ठीक है ना, उन्होंने उसको खंजर बेचारे को मार दिया। मतलब रोज ऐसी पोजीशन है। अब उस लड़के के वालिदैन उम्रे पे गए हुए थे, मतलब बहुत ज्यादा, मेरे जितना था। हाँ जी, ये मेरा हमसाया था। इसी तरह मैं रोज, हमारे पास शिकायत आती हैं, जब से ये हेड मोहम्मद वाला और ये तोंसा वाला रोड बना है, अब लोग तोंसे से आते हैं यहाँ पे, डकैतियां करके फौरन गायब हो जाते हैं, ठीक है ना। वो पहले टाइम लगता था उनको, यहाँ पे आ नहीं सकते थे, अब वो 2-3 घंटे में तोंसा पहुंच जाते हैं वापस। मेन वहां से ज्यादा डकैतियां हो रही हैं, लोग आ रहे हैं। उसकी मेन वजह यही है, जब जॉब, नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, जब उनको प्रॉपर वो नहीं मिलेगा, आप 14 घंटे 18 घंटे काम करवाएं, 16 घंटे काम करवाएं और उनको दें 15 से 20 हज़ार, तो वो क्या करेंगे, वो कैसे घर का सिस्टम चलाएंगे। ये गवर्नमेंट की सतह पे ये काम होने चाहिए। जब तक ये गवर्नमेंट उनके हकूक नहीं देती, अब देखें इंग्लैंड में देखें, हम उन माशरों की बात करते हैं, हम उनसे कम नहीं है। हम टैक्स पेज की बात करें ना, हम 22 करोड़ 23 करोड़ अवाम है, हमारी टैक्स कलेक्शन उनके बराबर है। हम हाई टैक्स पेड कंट्रीज में आते हैं, लेकिन पैसा कौन ले जाता है हमारा, इनकी अयाशी में चला जाता है, IMF ले जाती है, बाकी कर्जे, हालांकि कर्जे भी इतने ज्यादा नहीं है, 130 अरब 135 अरब डॉलर इतना बड़ा कर्जा भी नहीं है। हमारे दूसरे कंट्रीज को अगर आप देखें, इंडिया का कर्जा इससे कई गुना ज्यादा है। अमेरिका की बात करें, वो तो हजारों अरब डॉलर में है उनके कर्जा, चाइना के ऐसे है, लेकिन वो कर्जा कहाँ इस्तेमाल होता है, वो प्रॉपर फैक्ट्रीज बनाए, लोगों को रोजगार दें। तो मेरे ख्याल में ये मसले, जिस वक्त हमारे नौजवान, उनको पता होगा कि हम मेहनत करते हैं, हमें हमारा इसका पूरा सिला मिलता है, हमारी मेहनत के मुताबिक हमें उसका रिवार्ड मिलता है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत सारे मसले मसाइल हल हो सकते हैं। हमें हमारी गवर्नमेंट को इस तरफ आने की जरूरत है। फिर प्राइवेट जो बिजनेसेस हैं, ये भी अगर आप आज कह दें ना कि मैंने प्राइवेट बिजनेस करना है, सबसे बड़ा जो मसला है ना वो ये है कि उसको महकमे इतने जलील कर देते हैं कि वो बेचारा इन्वेस्टमेंट करने से डरता है, वो बैंक में रखवा देता है, ठीक है। वो पता नहीं कितने हजारों महकमे, अपना कम से कम 10-12 महकमे ऐसे आ जाते हैं उनमें, जो कि बिजनेस, वो कहते हैं कि बस आप इतनी रिश्वत हमें दे दें। ये सब खत्म करना होगा। एक आप शॉप बनाने लगे, आपके पास MD आ जाएगी, कारपोरेशन आ जाएगी, उसके बाद पता नहीं वो दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स आ जाएगा, इतने टैक्स आ जाते हैं, इनकम टैक्स आ जाता है, उस बेचारे को स्टेबल नहीं होने देते। वो कंप्लीट तो ना होवे, ठीक है भाई, आप उन्हें कंप्लीट कर दो, 3 साल में कर दो, 5 साल में कर दो, लेकिन जहां जहां चल रहे हैं वहां लोगों के घर तबाह हो गए हैं। अब जहां जहां ये सेवरेज के मंसूबे चल रहे हैं, रोड के मंसूबे चल रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। कल हम BC चौक, मैंने कॉल की कि सर सुनाएं, BC चौक का वो जो सेवरेज का मंसूबा चल रहा था वो मुकम्मल हुआ, ये नहीं हुआ। कहते यार वो मुकम्मल तो होने को है, लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आ रही। मैंने कहा क्या? कहते हैं एक जगह से सेवरेज खोते हैं, वहां पे डालते हैं, आगे जाते हैं, 3 दिन बाद आके पता चलता है वही सेवरेज दोबारा खोले खड़े होते हैं जो उन्होंने डाली होती है। अब ये उनकी नाअहली है, गफलत है, तवज्जो नहीं है, क्या है, वो उनसे सही तरह डलती नहीं है, या वो साथ में सीवरेज डाल देते हैं, पाइपलाइन तोड़ देते हैं गैस की, वो डाल देते हैं, सीवरेज लाइन कोई और जाए उसको तोड़ देते हैं, कोई बिजली के इशूज आ जाते हैं। एक तो ये इशू हो गया। फिर वो सीवरेज लाइन बन रही है, सीवरेज का पानी जिस तरह आप कह रहे थे, सीवरेज जो पकड़ने कहीं तो निकलना है ना उसने, वो कहाँ निकल रहा है? लोगों के जो गरीबों के घर हैं, आजकल तो घर बनाने बड़ा मुश्किल है, इतनी महंगाई बढ़ी है, लोगों के घर गिर गए हैं। मैं पिछले दिनों अल मुस्तफा रोड पर कवरेज कर रहा था, वो लोग कह रहे थे कि यार प्लीज आप ना इन सारे इश्यूज को छोड़ को हमारे ये वीडियो बना दें कि ये सीवरेज की वजह से इनका काम चल रहा है, पानी यहाँ पे रुका रहा, हमारा पूरा घर, वो उनकी वीडियो थी उनके पास, हमारा पूरा घर इस तरह दीवारें जो हैं वो गिर गई हमारे सामने। हुकूमत तो नहीं बना के देगी वो दीवारें, गरीब का तो नुकसान हो गया। तो सीवरेज के मंसूबे तबाही मंसूबे बने हुए हैं इस टाइम मुल्तान में, अक्सर जगहों पे न जल्दी मुकम्मल कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो इस तरह कर रहे हैं कि साथ वाले भी तबाह हो। अच्छा, इसका सबसे ज्यादा असर कारोबारी तबके पर हुआ है। अल मुस्तफा रोड पर बहुत ज्यादा कारोबारी जो है मसरूफियात हैं। अब वो कोई रोड तो है नहीं, गुजरने के लिए कोई वहाँ पे सड़क नहीं बची, सीवरेज का पानी वहाँ पे खड़ा है, गंदगी वहाँ पे पड़ी है, और वहाँ पे जितने भी कारोबारी हैं, एक दुकान खुली है, उसके बाद मुसलसल आगे जो 3-4 दुकानें वो बंद पड़ी हैं। कहाँ क्यों बंद पड़ी हैं जी? वो छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं। हाँ। क्यों जा चुके हैं? कहते हमारी दुकान है, सामने गड़ा पड़ा है, कौन सा ग्राहक हमारे पास आएगा? सामने पानी खड़ा है, कौन सा ग्राहक आएगा? हम सामान कहाँ से लाएं? हम दुकान खोल के
किस लिए दुकान खोल के बैठे। बात करें कारोबारी तबका भी खत्म हो गया इस बात करें हम मसलों की, तो मसलों के अंबार लगे हुए हैं, मसाइलिस्तान बना पड़ा है ये मुल्तान, तो यकीन माने। सही। अच्छा, आप से भी जानना चाहूंगी, जेनेवा कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम फ्रांस के हवाले से भी है, काफ़ी और मुल्क भी कि पाकिस्तान की इमदाद करेंगे, इस हवाले से लोग जो है वो फिर एक दफ़ा जो है वो फिर से उम्मीद लगा कर बैठ जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, वज़ीर ख़ारजा साहब ने बहुत मेहनत की है। उन्होंने मुसलसल जब से बने हैं, जबकि उस वक्त मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका था हमारा, जब गवर्नमेंट को हटाया गया था, क्योंकि शेख रशीद का एक बयान मेरे पास, उसने खुद अपने मुंह से इकरार किया कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। तो वज़ीर ख़ारजा साहब मुसलसल बाहर गए, उन्होंने मुसलसल दौरे किए, जो हमें नज़र आ रहा था कि शायद वो टाइम वेस्ट कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, बच्चा सा है, ठीक है ना, लेकिन उसका रिजल्ट समरात मिलना शुरू हो गए हैं। वो भी उस वक्त में जब हमारे मुल्क में डॉलर मौजूद नहीं था, हमें डॉलरों की अशद ज़रूरत थी। ये इसका हल नहीं है, बेशक अब कोई 15 से 20 अरब डॉलर आ रहा है, सऊदीया ने 10 अरब डॉलर के नज़दीक इन्वेस्टमेंट की बात की है, इमदाद की बात की है, 4.2 अरब अपना इस्लामिक डेवलपमेंट फंड हमें दे रहा है, 2 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक दे रहा है हमें, इस तरफ अमेरिका दे रहा है, फ्रांस दे रहा है, चाइना 1 अरब डॉलर दे रहा है, मतलब सारे मुल्क हमें दे रहे हैं पैसे। अभी मेरे ख्याल में UAE भी कोई इमदाद करने के लिए ऐलान कर रहा है, वो सिला मुतासरीन की वजह से या डिजास्टर्स की वजह से जो भी उन्होंने वो किया। बहरहाल ये एक खुश आइन बात है। अब ये जो पैसा आ रहा है ना, अगर ये पैसा भी सही तरीके से लग जाए, हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज की तरफ लग जाए, कि हम लोगों को जॉब उस पैसे की वजह से दिला सके, हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, तब तो आगे मसले हल हो सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह हम कहते हैं कि बाहर से सैलाब के, जब सैलाब आया तब भी बहुत सारी इमदाद आई, लेकिन आज तक हमें पता नहीं चला वो इमदाद कहाँ गई, और इसी तरह अगर ये भी इमदाद आ रही है तो ये भी हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ जा रही है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। शकील सुल्तान, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी एडवोकेट हफ्सा रहमान, जो कि कैंडिडेट हैं फॉर जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी डॉक्टर रुबीना, आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? लेकिन आपने मेरा दूसरा इंट्रोडक्शन नहीं कराया, बिकॉज मैं साउथ पंजाब रेजिडेंट वुमेन विंग रही हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चलेंगे, ये तो अब आपने वही ना, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ठीक है साथ साथ। अच्छा जी, और आज इनसे हम बात करने जा रहे हैं, एक तो माँ और बच्चे की सेहत का ख्याल जो है वो कैसे रखा जा सकता है, इस पर भी बात होगी। और थोड़ा जैसे आजकल हम देखते हैं कि ख़वातीन बड़ा कतराती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, और अपने मसाइल जो हैं स्पेशली वो ये होता है कि हिडन रखने की कोशिश करती हैं, बता नहीं पाती थी उस तरीके से लोग। तो इस तरह का फुकदान क्यों है, किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हफ्सा से जानेंगे, क्योंकि इलेक्शंस की तैयारियां भी इनकी चल रही हैं थोड़ा से इस हवाले से, और ख़वातीन को वुकला जो हैं ख़वातीन, उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, इस हवाले से बात होगी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? इलेक्शंस की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बड़ी जोरों शोर से चल रही होंगी। और इस बार तो मैंने सुना है कि ख़वातीन जो हैं वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी कैंपेन भी कर रही हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं हाफिजा हिफ्सा रहमान, कैंडिडेट फॉर जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हमारा परसों इलेक्शन है 14 जनवरी को, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। हमने भी अपनी मेहनत की है, मेहनतें ज़रूर रंग लाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। वो जो कहते हैं ना, जब आप अच्छी मेहनत कर रहे होते हैं और बड़े सिंसियर होते हैं अपने काम के साथ, तो अल्लाह ताला भी उसमें लाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या समझती हैं जो ख़वातीन वुकला हैं उनको क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है? ख़वातीन वुकला को ये है कि जब वो कचहरी में एंटर होती हैं तो सबसे पहले तो उन्हें एनवायरनमेंट जो है ना वो अभी, और एनवायरनमेंट भी, और दूसरा जो है हमारा जो मुआशरा है वो भी डिस्करेज करता है आगे बढ़ने से। तो ये है कि खुद हिम्मत करनी पड़ती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें यही है, खुद हिम्मत करनी पड़ती है। और लेडीज़ भी जो है वो मर्दों से कम नहीं है, अगर आगे आना चाहें तो। और जो मतलब फैमिली मैटर्स होते हैं उसमें फीमेल्स जो साइलिन होती हैं उनके लिए जो लेडी लॉयर्स कर सकती हैं वो मेल नहीं कर सकते, ना ही उनको समझ सकते हैं। इसी तरह कल एक तो इलेक्शन है, दूसरा कल मेरा एक केस लगा हुआ था, हेबियस पिटीशन थी, जिसमें एक साइला थी
सिद्रा, जिससे उसके हस्बैंड ने उसे डिवोर्स दे दी और बच्चे उससे छीन लिए। तो छोटे छोटे बच्चे थे, एक बच्चा 1.5 साल का, एक 2 साल का, एक 6 माह का। तो मैंने इलेक्शन के साथ साथ मैंने साथ में बच्चे भी उसको लेकर दिए। अच्छा। तो वो बहुत खुश हुई। वो तकरीबन 1 माह से जो है ना उसे घर से निकाल दिया गया था और वो छोटे से बच्चे से भी दूर थी। तो वो उसमें एक तड़प थी जैसे एक माँ में होती है। तो वो जिस तरह एक फीमेल समझ सकती है ऐसे मेल नहीं समझ सकता। ये तो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो जज जो थी वो भी फीमेल थी, हिना मुजफ्फर एडिशनल सेशन जज साहिबा। तो बच्चे जब उसको मिले तो मुझे भी देख के बहुत खुशी हुई कि एक माँ को उसके बच्चे मिल गए। अच्छा, वाकई इस तरह के जो काम होते हैं, इस तरह के जो केसेस सामने आते हैं, एक तो बंदा इमोशनली जो है वो बड़ा एक तो डिस्टर्ब होता है, हर्ट भी होता है। फिर जाहिर सी बात है खवातीन, मैं समझती हूँ जिस तरह आपने बात की, वाकई ये जो खवातीन हैं वो एक दूसरे के दुख को जो है ना वो बेहतर तौर पे समझ सकती हैं बनिस्बत मर्द के। वो जरा और तरीके से डील कर रहे होते हैं, लेकिन खवातीन जो है वो इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं, क्योंकि खुद भी वो इन चीजों से गुजर रही होती हैं और उनको पता होता है। और दूसरी बात ये कि फीमेल जो साइलिन होती हैं वो भी इस तरह से, एक फीमेल लेडी लॉयर से वो ना खुल के बात कर लेती हैं, अपने जो मसाइल होते हैं उनको इजीली एक्सप्लेन कर देती हैं, तो बनिस्बत मेल के। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, रुबीना से भी जानते हैं क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? की एक्टिविटीज भी जारी होंगी साथ साथ ये काम भी। अच्छा, इस सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं ना कि जो हमारी स्पेशली यहाँ पर हम देखते हैं जनूबी पंजाब में खवातीन ना डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट के पास स्पेशली जाते हुए बड़ी कतराती हैं, डरती हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, एक्चुअली आपको पता है कि साउथ पंजाब में हमेशा से जो एक प्रॉब्लम रही है वो तालीम का फुकदान है। तालीम जो है ना हमारे बाकी आप पाकिस्तान पूरे में देखें ना, इवन बलूचिस्तान में भी हमसे जो है ना पंजाब से निस्बत जो है वो ज़्यादा है तालीमी जो म्यार है, और साउथ का तो बहुत ही कम है। उस वजह से शुरू से ही मोनोपली रही है बहुत ज़्यादा, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी वैसे ही है हमारी, और साउथ में फिर और मतलब कि ज़्यादा है कि जी बच्चों को पढ़ाना है और बच्चियों को नहीं पढ़ाना। उसकी वजह से ये वो हमेशा दबके रही। दबके रहने की वजह से वो ये है कि जो जैसे बड़ों ने कहा, ख़ानदान में सास ने कहा, ससुर ने कहा, वो बेचारी उसके ताबे होती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारे बच्चे तो दाइयों से होते थे, घरों में होते थे, ये क्या चल पड़ती हैं। हाँ। और फिर जी पैसा खर्च करा लेती हैं। और आपको पता है आजकल ज़ाहिर है महंगाई कितनी है, अद्वियात बहुत महंगी हैं, डॉक्टर्स की फ़ीसें, फिर वहाँ किराए भर के तो आना, वो इसीलिए जो है ना मैं समझती हूँ कि इसमें एक बहुत ज़्यादा फैक्टर ये भी काउंट हो रहा है डॉक्टर के पास ना आने में। वो फिर ये कहते हैं कि जी घर में दाइयों को दिखाएं तो और बस वो ठीक हो जाएगी। और उससे फिर ये होता है कि जब वो हमारे पास आती हैं बाज़ अक्सर औकात, तो वो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया होता है। देखिए जैसे अब ये वकील साहिबा बता रही हैं कि देखिए जैसे जो वुमेन साइला होती हैं वो जाकर तो उसके पास बड़ी कंफर्टेबल फील करती हैं। सेम अगर कोई डॉक्टर के पास पेशेंट आती है तो वो जब उसको समझाता है, उसको सारी बात हम उसको बताते हैं तो बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है, बिकॉज फीमेल के साथ बात करके बहुत कंफर्टेबल, और खासतौर पर जो उसको सही गाइड करे। अब जो दाइयाँ हैं अब आप सोचें कि वो उन्होंने क्या उनको बताना है। उनको ये नहीं पता कि अगर उल्टा बच्चा है तो उसको कैसे डील करना है, अगर कोई ट्विंस प्रेगनेंसी है उसको कैसे डील करना है, कोई ब्लड प्रेशर है या शुगर की मरीज है उसको कैसे डील करना है। तो वो एक ही लाठी से सबको हाँक देती है। तो इसलिए बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा। अब फिर जाहिर सी बात है हम लोग ये देखते हैं कि माँ और बच्चे दोनों की जो जान है वो खतरे में भी अक्सर पड़ जाती है। समटाइम ये भी इस तरह के केसेस भी सामने आ जाते हैं। बिल्कुल, देखें डेफिनेटली जब आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होगा, जब आपको गाइडलाइन सही नहीं मिलेगी। आप देखें एक फर्ज करें एक पहला बच्चा है तो वो उल्टा है या वो आड़ा है, तो हम लोगों के पास अगर वो आएगी पेशेंट तो हम उन्हें कहेंगे कि आप फौरी तौर पे सिजेरियन करवाएं। आपका बच्चा डिलीवरी के वक्त बच्चे को या माँ को कुछ हो सकता है, लेकिन अगर वो दाइयों से घर में कराएंगी तो डेफिनेटली वो नहीं हो पाएगा, और खुदा ना खास्ता उसमें यूट्रस रप्चर होने का खतरा है, टीयर आने का खतरा है, उसमें 100,000 खतरात हैं। तो बच्चे की तो और माँ की जान तो दाव पे लग गई ना। बिल्कुल ऐसे ही है, आप ये देखें। तो इसलिए जो है ना मैं समझती हूँ कि हेल्थ जो है उसमें अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हाँ ये तो है, अभी भी हम समझते हैं अवेयरनेस है, लेकिन उस तरह की अवेयरनेस नहीं है पहले से बेहतर है। जैसे मीडिया है, जैसे आप लोग हैं माशाल्लाह, बल्कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बताते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं है जिस हद तक होना चाहिए। बिल्कुल इस पे काम करने की बहुत। और ये मतलब कि बात जो है ना सबसे जो अफसोस की बात है ना हमारे मुल्क में, मैं समझती हूँ पूरे मुल्क में, कि हम लोग अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं करते हैं।
हम दूसरी चीज़ों को, घर की अगर कोई चीज़ें लेनी है वो हम ले लेते हैं, सोफ़ा ले आते हैं, एक मिसाल मैं आपको बताती हूँ, पलंग ले आएंगे, लेकिन अगर आपकी हेल्थ दाव पे भी लगी हुई है ना तो उसको आप बाद में दवाइयाँ लेना पसंद करेंगे। तो ये चीज़ जो है ना हमें बताने की ज़रूरत है लोगों को कि नहीं, हेल्थ इज द प्रायोरिटी, क्योंकि सेहतमंद माँ तो सेहतमंद माशरा। बिल्कुल ऐसे ही है और बच्चे भी उसी तरीके से ही सेहतमंद होंगे अगर माँ की सेहत अच्छी है। हम लोग ये कहते हैं कि अच्छा यार बच्चा अच्छा होना चाहिए, बच्चा हेल्दी होना चाहिए, और फिर हम समटाइम माँ की सेहत को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं। आप यकीन करें कि इवन जो ससुराल उसके आते हैं ना उसके साथ, वो भी यही कहते हैं भाई बच्चे ने कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि माँ को तो देखो, शी सो एनीमिक, वो इतनी पीली है, उसमें खून नहीं है, उसमें कैल्शियम की इतनी कमी है, तो तुम जो है ना कह रहे हो कि बस बच्चा बच्चा बाजी। तो आप ये देखें ना कि माँ भी तो इक्वली हेल्दी होनी चाहिए, तभी वो पालेगी ना। हाँ, माँ और बच्चे दोनों जरूरी होते हैं। जाहिर सी बात है, एक माँ ने अपने पेट में 9 मंथ का बच्चा पालना है, आखिर उसकी सेहत अच्छी होगी तो ही बच्चे भी जो है वो अच्छा हेल्दी, उसकी मेंटली हेल्थ अच्छी होगी, उसकी फिजिकल हेल्थ तभी अच्छी होगी ना। तो ये इसलिए दोनों की सेहत जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा मजीद भी आपसे जानते हैं, इसके साथ साथ जिस तरह हम देखते हैं ख़वातीन जो हैं स्पेशली यहाँ पर, जिस तरह बार में जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, आप क्या समझते हैं यहाँ पर चैम्बर के हमारे बड़े मसाइल रहे कि ख़वातीन के अलहदा से चैम्बर होना चाहिए, बच्चों का डे केयर होना चाहिए, इस हवाले से भी बात करती हूँ कि इसके ऊपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अब हमारे से कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, साइमा हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैंने आपसे ये सवाल करना था कि ये पीरियड इशू है थोड़ा ना, तो पीरियड बहुत कम होते हैं। अच्छा, अनमैरिड हूँ। अनमैरिड हैं, ठीक है। कुछ पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब? जी रुखसाना, ये बताए कि रेगुलर हैं पीरियड्स, रेगुलर हैं आपके? जी होते रेगुलर ही हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, सिर्फ 1 से 2 दिन बस, वो भी बहुत कम। अच्छा, एज कितनी है आपकी? मेरी एज 22। बल्कि अभी तो बिल्कुल यंग है। तो उसके लिए अक्सर ये होता है जो ज़्यादा बच्चियों को, जो अनमैरिड लड़कियों को जो पीरियड्स कम आते हैं, उसकी वजह होती है कि उसमें खून की कमी होती है, HB कम होता है उनका, कैल्शियम की कमी होती है, जिसकी वजह से पीरियड्स कम आते हैं। क्योंकि आपके रेगुलर हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, दर्द वर्द तो नहीं होती ज़्यादा? पेन होता है? दर्द तो होता है वैसे पहले दिन। अच्छा, वो तो पहले दिन तो नॉर्मल दर्द तो सबको होता है। तो उसका ये है कि आप ना बेहतर तो ये है कि अपना HB टेस्ट करवाएं और अपनी खुराक इम्प्रूव करें। सबसे पहले उसमें गोश्त और सब्जियां, फल वगैरह एडिशन करें और कैल्शियम की टैबलेट लें, और साथ ना आयरन, अपनी आयरन की कमी दूर करें। कोई आयरन की गोली डॉक्टर के मशवरे से करके तो वो आप पूरा महीना खाएं, इंशाल्लाह बहुत हालात बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया साइमा कॉल करने का। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह मैंने बात की थी अभी डे केयर की, और जो ख़वातीन मैरिड हैं और चैम्बर के हवाले से काम हो रहा है, या अभी मजीद इस पर आप जिस तरह इलेक्शंस हैं तो इलेक्शंस के बाद ही जो भी कैंडिडेट आएगा वो इसके ऊपर वर्क करेगा? जी इंशाल्लाह, पहले भी इस मरतबा भी चैम्बर्स अलॉट हुए हैं लोगों को, जिसमें मेल्स भी थे, फीमेल्स भी थे, इससे पहले भी हुए हैं, पिछले साल भी हुए हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी यही कोशिश होगी हमारी कि जो, मैं तो स्पेशली फीमेल्स के लिए, मेल के लिए भी, लेकिन जो न्यू फीमेल्स आती हैं तो उनके लिए इंशाल्लाह जो मुमकिन हो सका मुझसे मैं कोशिश करूँगी कि जो फैसिलिटेट कर सकूँ जिस तरह से भी, तो वो करूँगी। अच्छा, आप समझती हैं जॉइंट सेक्रेटरी बनने के बाद जो है वो बहुत हद तक चेंजिंग्स आ सकती हैं, और आप जितनी भी यंग लॉयर्स हैं उनके लिए आप बेहतरी ला सकती हैं? जी इंशाल्लाह, मेरी यही कोशिश है कि वकला की बहबूद के लिए जो भी मुझसे हो सका मैं करूँगी, और जो नए जो जूनियर्स आते हैं उनको जो प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, आप क्या समझती हैं जो जूनियर्स हैं, जो अभी यंग लॉयर्स आ रहे हैं, उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? उनको एक तो ये है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, उनको फाइनेंशियली इशू होता है, क्योंकि तकरीबन 5-6 मंथ्स तो जो है ना स्टार्ट के, उसमें कुछ भी अर्निंग नहीं कर पाते, क्योंकि पहले तो आपको पता है कि जो वकालत है ये एक समंदर है और एक दलदल है, इसके अंदर घुसते चले जाओ, घुसता चला जाता है इंसान, ठीक है। लेकिन ये है कि इंटरेस्टिंग भी है, जो आते हैं सारी बातें उनकी इंटरेस्ट होती है तो वो आते हैं। तो कुछ लोग तो बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, इसमें जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे उतनी ज़्यादा लर्न भी करेंगे और अर्न भी करेंगे। तो उसमें 5 से 6 साल जो है ना वो आप भूल जाएंगे आपने कुछ अर्न भी करना है, तो वो आपको मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जो है ना वो फिर आप स्टेबल हो जाते हैं। तो उस दौरान जो है ना जो नए जूनियर्स आते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। अच्छा, लोग, आप समझती हैं कि अभी जो यंग लॉयर्स हैं
वो ये समझते हैं कि शॉर्टकट हमारे पास होना चाहिए और जल्दी हमारे पास अर्निंग होनी चाहिए, ताकि हम अगर आ भी रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो हमें इतना टाइम ना लगाना पड़ेगा। हाँ जी, ये शॉर्टकट वाली बात तो गलत है। तो जो मतलब कुछ मतलब एक कहावत है ना कि अगर आप छोटा काम नहीं कर सकते तो बड़ा भी नहीं कर सकते। ठीक है, पहले आप में छोटे काम करने की तो एबिलिटी हो, फिर ही आप बड़ा काम करेंगे ना। तो ये तो किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर आप मतलब शॉर्टकट की तरफ जाएंगे तो वो थोड़ी वक्त ही होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो अगर आप एवरग्रीन रहना चाहते हैं तो फिर आपको नीचे से ऊपर आना पड़ेगा। अच्छा, आपको भी इस तरह है कि जब अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो आप समझती हैं कि खवातीन को उस तरह इम्तियाजी रवैये का सामना करना पड़ता है या नहीं? किस मामले में इम्तियाजी? जिस तरह यहाँ पर हमारे मर्द माशरा जो है वो जरा डोमिनेट होता है, जैसे पता है खवातीन वकला का अपना एक अलग है, जो मर्द हैं वो अलग है, इस तरह के जो रवैये होते हैं समटाइम। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब इलेक्शन अनाउंस किया था तो मैंने बहुत कुछ नेगेटिव सुना हुआ था, लेकिन जब मैंने इलेक्शन अब मैं कॉन्टेस्ट कर रही हूँ तो मुझे कुछ भी ऐसा नेगेटिव फील नहीं हुआ, किसी का भी बिहेवियर। अगर आप खुद अच्छे हैं तो लोग आपको अच्छे तरीके से ही डील करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं बार में वैसे भी तिलावत करती रही हूँ। अच्छा। ठीक है, और नात खाने के हवाले से भी पहले आपका शो हुआ था, हाँ, उसमें बिल्कुल आप जी, हाँ जी। तो मुझे तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और बहुत रिस्पेक्ट मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। हो ना तो मैंने देखा है कि उसको रिस्पांस हमेशा पॉजिटिव होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि जो हमारी जो सीट मेरी है ना कैंडिडेट फॉर ज्वाइंट सेक्रेटरी, इसमें होती भी फीमेल्स हैं। ये फीमेल के लिए मख्तस कर दी गई है ये सीट। ठीक है, इसमें मेल्स नहीं आते, तो इसमें हम जो है फीमेल को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो भी हो। तो जाहिर सी बात है फीमेल्स के यहाँ पर जितने मसाइल होंगे वो ज्यादा वहाँ पर जो है फीमेल अगर मौजूद होगी तो उसको अच्छे तरीके से सुनेगी भी और समझेगी और उसको बेहतर हल करने की, क्योंकि अब सदारत पे मेल है सब। ठीक है, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी है उस पे भी मेल है, तो उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी जी। अब तो वैसे सुनने में ये भी आ रहा है कि जो नायब सदर की सीट है वो भी फीमेल के लिए मुख्तस कर दी गई है। कर दी गई है या अभी होनी है? इस पे अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, लेकिन सुनने में आ रहा है कि हो गई है फीमेल के लिए। सही। वो आपका ये जो इलेक्शन है वो बड़ा वो एक तो एक अहम भी है। हाँ जी। अच्छा, फिर जो हम जमहूरियत की बात करते हैं तो यहाँ पर उसकी झलक भी दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जिस तरह हम खवातीन के गायनी के मसाइल पे बात करें तो आप क्या समझती हैं कौन से अहम मसाइल हैं जिस पे गायनेकोलॉजिस्ट की राय लेना और उनके पास जाना बहुत ज़रूरी है? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो एंटीनेटल, जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो डॉक्टर के पास पहले 3 महीने में तो लाजमी जाएं, बिकॉज पहले 3 महीने में पता चलता है कि क्या बेबी की ग्रोथ हो रही है या नहीं, क्या उसमें बेबी है या खुदा ना खासा पीरियड्स अगर रुक गए हैं तो कुछ और वजह तो नहीं है, और उसका बेबी की जो है वो ग्रोथ कैसी है, उसका मतलब कि हर पार्ट्स उसके बन रहे हैं, किस तरह से उसका सारा सिस्टम है, खुद खातून की क्या पोजीशन है, क्या वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ है, क्या वो शुगर की मरीज़ है या खुदा ना खासा उसे कोई और प्रॉब्लम है, एनीमिया या कुछ भी एनीथिंग। तो इसलिए ना मैं समझती हूँ कि ये पहले 3 महीने तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो आफ्टर 3 मंथ्स जो है एवरी मंथ हम कहते हैं कि आप आएँ, और फिर 7 मंथ के बाद फोर्टनाइटली, और फिर जब 9 मंथ स्टार्ट हो तो एवरी वीक। बट चले पहले 3 मंथ्स में आए, फिर लास्ट के 3 मंथ्स में वो ज़रूर आएँ, ताकि उसमें पता चले कि बच्चे की पोजीशन कैसी है, उसकी कोई एनॉमलीज तो नहीं है, कोई उसमें डिफेक्ट तो नहीं है, या उसका कोई जो लाइकर वगैरह कम तो नहीं है जो बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है, या जैसे खातून है उसके कोई हाथ पांव सूजे हुए हैं या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कम से कम वो भी जज हो सकती है डिलीवरी से पहले। सही। तो इसी तरह अगर कोई औरत मीनोपॉज में जा रही है, उसकी एज ज़्यादा हो रही है, उसके पीरियड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं और या वक्त से पहले रुक रहे हैं, तो उसको फिर डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। और ये बड़ा ज़रूरी है कि अपने अपनी सेहत का किस तरह ख्याल रखें, और बीमारी को शुरू से पकड़ ले तो वो पहले से पकड़ी जाती है। अगर बार को ऐसा होता है कि आप उस वक्त जाते हैं डॉक्टर के पास जब बहुत बिल्कुल आप या तो लास्ट स्टेज पे होते हैं या फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप फेस कर रहे होते हैं। इससे मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह बात हो रही थी कि एक तो अहम आपने इश्यूज बताया कि इस पर लाजमी डॉक्टर की जो है राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप क्या समझती हैं कि किस तरह अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो कितना टाइम आपको किस तरह जो है वो ख्याल रखना चाहिए माँ को?
देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना, पहले 3 मंथ्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि पहले तो ये है कि एक माँ में चेंजेस आती हैं, उसके बॉडी में चेंज आती है, और दूसरा बात है कि बच्चे की परवरिश की भी वही 3 मंथ्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपने उसकी मेंटल हेल्थ की डेवलपमेंट करनी होती है, उसकी फिजिकल हेल्थ की डेवलपमेंट करनी होती है, उसके लिए जैसे हम फॉलिक एसिड देते हैं या और भी मेडिसिन, आयरन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। हाँ। तो उसमें जो है ना फिर हम हर किस्म का ये ख्याल रखते हैं कि इसके जो पहले 3 मंथ्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल गुजरे, और उसमें सारे टेस्ट भी किए जाते हैं मदर के कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बच्चे को जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ठीक है, फिर बच्चे की उसकी एनॉमली स्कैन भी बाद छोटे उसमें तो नहीं पता चलता सम टाइम, बट जो उसकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो फिर हम उसका एनॉमली स्कैन करा लेते हैं 5वें 6ठे महीने में, कि अगर खुदा ना खास्ता उसमें कोई बहुत ही डिफेक्ट है तो हम फिर पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि इसको बेहतर है कि इसको आप इसको ना रखें, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये पैदा हो भी गया तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू फॉर द होल लाइफ, या वो जो है वो बच्चा बचेगा ही नहीं, अगर पैदा भी हो गया तो वो बचेगा ही नहीं। तो मतलब कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये उसी वक्त पता चल सकती है जब आप उसका कॉन्टिन्यूसली उसको मॉनिटर करते हैं। बिल्कुल। उसका जैसे थैलेसीमिया है, हाँ, तो ये अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इस पर बात करते हैं, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सपना है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? तो आप मुझे बता दें फिर क्या बचाव करती है। अब मेरा पेट काफी बड़ा है, सब मुझसे कहते हैं कि भाई आपका पेट कम नहीं हुआ, दोबारा होने वाला है, ये वो सवाल। 2 ऑपरेशन हुए मेरे, 2 बेबी हैं मुझे। क्या मुझे आपको समझ आ गई है? ठीक है। इनका जो है ना मकसद ये है कि मेरे 2 बच्चे हो गए और मेरा पेट वैसे का वैसा है, मतलब कि वो लगता है कि ये प्रेग्नेंट है, शी इज प्रेग्नेंट, और वो अपना पेट कम करना चाहती है। देखो सपना, बात ये है कि माशाल्लाह आपके 2 बच्चे हो गए, तो सिजेरियन हुए या नॉर्मल हुए थे? ऑपरेशन से हुए थे। अच्छा, होता अक्सर ये है कि ऑपरेट जिनके होते हैं ना, हमारे जो मुल्क में जो एक रिवाज है वो ये है कि 1.25 महीने तक ना जिनका ऑपरेशन हुआ होता है उनको चारपाई से नहीं उठने दिया जाता, वो ज़्यादा काम नहीं करती हैं, वो उनको चूरियाँ खिलाई जाती हैं और काफ़ी घी शी भी दिया जाता है तो कि जी ताकत आए और ये वो, और इसी वजह से जो फैट है ना, फैट सेल वो बनना शुरू हो जाते हैं पेट में। ठीक है, और वो चर्बी काज करते हैं, और फिर ये होता है कि जब उसके बाद औरत काम करना भी शुरू करती है तो उसका वो वजन, वो चर्बी कम नहीं हो पाती है। तो सपना, मैं आपसे ये कहूँगी कि देखिए, अब अगर आपका फर्ज करें आपको महसूस होता है कि आपका पेट बढ़ गया, तो आप सबसे पहले तो एक्सरसाइज शुरू करें। एक्सरसाइज कितना अर्सा हो गया लास्ट ऑपरेशन को आपके? सपना कॉल पे नहीं थी। अच्छा। हाँ, एक्सरसाइज करें। और दूसरी बात ये कि खास तौर पे छिले में जो है ना उनको वो ज़्यादा चर्बी वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा घी, ज़्यादा मिर्च मसाले, इनसे परहेज करें। आप यकीन करें कि हम गायनी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मैं कई दफ़ा बाहर जाती हूँ, बाहर के मुल्कों में, तो वहाँ आप यकीन करें कि 9 मंथ तक वो साइकिलिंग कर रही होती हैं। वो कहती है कि एक्सरसाइज भी चल रही होती है प्रॉपर, वो साथ कर रही होती हैं, और वो कहती है कि नेचुरल प्रोसेस। मतलब कि हमारा तो ये होता है ना अक्सर घरों में कि प्रेगनेंसी तो जी वो आराम कर रही है और उसको चीज़ें दी जा रही हैं कि प्रेग्नेंट हो, आपने चलना नहीं है, आपने उठना नहीं है, और इसकी जो माएँ होती है काम बाज़ औक़ात आप यकीन करें मेरे स्पेशल मेरे कानों में कह रही होती है, बाजी इसकी सास को कह देने से काम ना कराए। वो अच्छा, लोग सेंसिटिव हो जाते हैं ना प्रेगनेंसी के दौरान, फिर खवातीन होती हैं सेंसिटिव भी हो जाती हैं। बाज़ों का डिप्रेशन में आ जाता है। साइकोसिस एक पूरा चैप्टर है, आपको पता है कि ये प्रेगनेंसी साइकोसिस, पोस्ट डिलीवरी साइकोसिस, तो ये पूरा चैप्टर होता है जिसमें ना खातून को साइकोलॉजिकली भी उसको एक डिफरेंट माहौल उसको एहसास होता है कि भी अब मेरी भूकत कम हो गई है, शायद वो सब बच्चे को प्यार करने लग जाते हैं, सब बच्चे में लग जाते हैं, तो उसको ये फील होता है कि शायद मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं होता। वो एक होता है कि नया मेहमान आता है तो डेफिनेटली वो सारे बच्चों का तो जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो माँ से ज्यादा बच्चे की होती है। सारे उसको चिमट जाते हैं और फलां पे है, फिर उसके कपड़े, तो ये वो लेकिन वो जो फीमेल होती है ना वो शायद ये फील करती है कि मैंने इतनी तकलीफों के बाद ये पैदा किया तो मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो फिर इसलिए हमारी गायनी में
ये एक स्पेशल चैप्टर है कि पोस्ट डिलीवरी साइकोसिस हो जाता है बेचारी। अच्छा, पहला फर्स्ट बच्चा हो तो जाहिर सी बात है, घर में पहला बच्चा आ रहा हो तो उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है, बहुत ही एक्साइटमेंट होती है। लेकिन ये कि बाद का दूसरा चौथा पांचवा भी हो तो एक बच्चे की जरा ना जब नया मेहमान आते हैं तो इम्पोर्टेंस उसकी जरा ज्यादा हो जाती है। इस लिहाज से बच्चों की इम्पोर्टेंट तो बहुत आप ये देखें कि हमारे माशाल्लाह ये खुद लॉयर बैठी हैं। हमारे घरों में मैं समझती हूँ कि 80% जो होती है ना रिकंसिलेशन जो पेरेंट्स की हो जाती है वो ड्यू टू चिल्ड्रन, कि क्या बच्चे हैं, अब क्या घर को छोड़ें, क्या हम खुदा ना खास्ता आपस में सेपरेशन लें, तो बच्चे बड़ी जंजीर होते हैं माँ बाप के। अच्छा, कुछ लोग नहीं करते वैसे, आप मोस्टली तो अभी हम देखते हैं डाइवोर्स की शरह इस बार जितनी बड़ी है खवातीन के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा तमाम केसेस में से हमें जो है तलाक की शरह। मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो ये है कि इसमें ना पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। डाइवोर्स की शरह में पेरेंट्स, देखिए पहले जमाने में होता था कि एक, मैं आपको एक बड़ी मिसाल देती हूँ, एक टेलीफोन होता था वो घर में पड़ा होता था, अगर उसका फोन आया बहू का तो वो सब सुन रहे होते थे, वो सबको फोन कर रही होती थी, ठीक है ना। अब होता क्या है कि बाजी मैंने फोन की था, यदि सास ने गालियां कर दिया, इन्हें आज एक खादा, वो मतलब कि एक चीज जो है ना वो बताई जा रही थी, उसके बजाय कि माँ उसको समझाए कि बेटी घरों में ऐसा होता है, आप थोड़ा सा ये तो वही बात आ जाती है एजुकेट करने की। अभी जो तरबियत पहुंच जाती है और हमारी, हम अपनी माओं की बात करें, हम अपनी दादियों नानियों की बात करें तो उन्होंने बड़े कंप्रोमाइज। आजकल ये भी है ना कि अगर मतलब है कि लड़की के पास तो अगर वो मतलब सही बात भी करिए तो उसको नेगेटिव सेंस में ही नहीं, वो तो दोनों तरफ है ना। हाँ, वो तो दोनों तरफ हो जाता है, वो दोनों तरफ अंडरस्टैंडिंग में समझती हूँ, अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं है। ये आपने बड़ा अच्छा लफ्ज कहा कि कंप्रोमाइज करने की कोशिश नहीं की जाती, ना लड़के तरफ की तरफ से ना लड़की की तरफ। अब हम अदम बर्दाश्त भी है ना, अदम एतमाद भी है। अब हम लोगों की, क्योंकि सोसाइटी जिस तरह सोशल मीडिया आया और इन हुआ, उसके बाद हम देखते हैं हमारे मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए, इवन कि हमारे घरों के मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए। आप ये देखिए कि यूरोप दोबारा वापस आ रहा है उस कल्चर की तरफ, क्योंकि उन्होंने ये करके देख लिया कि आपकी नस्लें खराब हो जाती हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि लड़की जो होती है वो अपना घर बसाना चाह रही होती है, उसके पेरेंट्स नहीं चाह रहे होते। पेरेंट्स ही, लेकिन आप यकीन करें एक केस आया मेरे पास, उसमें जो है ना बहू, उसने पूरे घर वालों पे पर्चे करवा दिए, शौहर पे भी पर्चा करवा दिया, शौहर उनका इकलौता बेटा जेल में है। अब बताएं, मतलब ये मतलब जाहिर से देखे ना, ये अब यहाँ पर एजुकेशन, यहाँ पर आपकी जॉब चली गई, सब कुछ चला गया उस लड़के का। और उसने क्या शादी की बताएं। और उनके घर में जो लड़के का फादर है ना वो हार्ट पेशेंट है, ठीक है, और उसको नहीं बताते घर वाले कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, और कोई बेटा नहीं है, बेटियां अपने घरों वाली हो गई। वो अकेली औरत जो है, मतलब लड़के की जो माँ है वो भाग रही है, कोर्ट कचहरियों में भी भाग रही है वो घर भी। अच्छा, हम बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हमारी आंखों के सामने होते हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनसे हम ना वाकिफ हैं, हमें पता ही नहीं है कि कौन से कहाँ क्या हो रहा है। जी जी, मैं तो समझती हूँ कि इसमें एजुकेटेड वुमेन हो या अनएजुकेटेड, इसमें तो ये चीज है ही नहीं। इसमें ये कि आपका मेंटल लेवल क्या है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो आप किस तरह के केसेस को मोस्टली डील करती हैं? मेरे पास स्पेशलिटी जो है वो फैमिली केसेस की है, सिविल भी करती हूँ, वैसे क्रिमिनल भी करती हूँ लेकिन बहुत कम। फीमेल्स के पास वैसे ही ज्यादा सिविल और फैमिली आती है। जी। तो अच्छा, क्या देखती हैं, कभी कोई इस तरह का केस आया जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो, जिसको हल करने में भी हम समझती हूँ मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, कानून तो सबके लिए है ना, मुश्किल के लिए भी है, आसान के लिए भी है, ठीक है। और जैसे पार्टीज चाहती होती है ना, जजेस भी आखिर इंसान है, लॉयर्स भी इंसान है, ठीक है, उनमें भी एहसासात जज्बात होते हैं, तो वो अगर मतलब कानून से हटके भी वो कर देते हैं अगर दोनों पार्टीज एग्री हों तो। अच्छा, जी, मतलब हाँ जी। अच्छा, ये सब होता है कि कोशिश की जाती है कि अच्छा इसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करके अगर कोई इस तरह का डिसीजन ले लिया गया है, बच्चे हैं, फैमिली का उस तरीके से, तो उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको बताया जाए ताकि दोबारा से एक रिश्ता और एक घर जो है वो जोड़ा जा सके। तो मेरे पास जो भी आते हैं ना फीमेल्स, अगर डिवोर्स की बात करती हैं तो मैं उन्हें डिवोर्स की तरफ नहीं लेके आती। पहले मेरी कोशिश ये होती है, मैं कहती हूँ आपका मसला यही है ना, वो आपको खर्चा नहीं देता, आप मेंटेनेंस का दावा दायर कर दो, ठीक है, उसमें भी रिकॉन्सिलिएशन होती है, तो उसको ये ना फील हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मर्द भी बसाना चाह रहा होता है, लेकिन जब वो ये देखता है ना कि ये मेरी जो बीवी है ये कोर्ट कचहरियों में आ गई है, फिर वो अना का मसला बना लेता है। तो कोर्ट कचहरियों में आई है लेकिन उसने डिवोर्स तो नहीं मांगी ना,
हाँ। वो तो खर्चा उसका राइट है, ठीक है, वो आपने बात घर पे भी देना है, वो यहाँ भी देना है, तो यहीं पे आके बात खत्म हो जाए। ताकि ये आपने बड़ी बात की है कि मर्द जो है वो अना का मसला, हमारे यहाँ मर्द में जो ज्यादा पाई जाती है वो अना ही होती है। मतलब अगर उसकी पसंद के खिलाफ थोड़ा सा आप अगेंस्ट जाएंगे तो वो आपका रिश्ता जो है वो बड़ा, जो मर्द होते हैं ना उसकी जो है तरबियत ही इस तरह से की जाती है, उसकी परवरिश में ही ये बात डाल दी जाती है कि तुम कुछ हो। हाँ। वो जैसे जैसे आस्ते आस्ते हुए संभालते हुए कहते हैं मैं भी कुछ हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है कि देखिए फिर वही बात ये आ जाती है कि इस लड़ाई में और इसमें भी फिर वो औरत के साथ कर रही होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे। सास कौन होती है? औरत। नंद कौन होती है? औरत। भाभी कौन होती है जो नंद से कर रही होती है? औरत। मतलब कि मर्द को हम लोग कहते हैं नो डाउट कि उनका बहुत बड़ा फॉल्ट होता है, बहुत ज्यादा, लेकिन आप ये देखिए जो इवन तलाकें दिलवा के दूसरी शादियां कर रही होती है, ये भी तो कौन होती है पीछे? बिल्कुल ऐसे ही है। ये कैसा टॉपिक है, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। खवातीन जो है ना वो बैठ गई है। अच्छा जी, मजीद भी इस पे बात करेंगे। नाज़रीन अभी अपने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक हैं? तो शुक्र है मैडम, बस काफी देर हो गई है, आप उसमें थी, कॉल भी ड्रॉप होने वाली है, तो ब्रेक में थी। जी जी बोलें बोलें, क्या कहना चाहेंगे? जी जी आपकी आवाज आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? काउंसलिंग के बारे में कहना चाहूँगा डॉक्टर साहिबा से। जी जी, काउंसलिंग जो है ना आज के दौर में काफी मतलब जरूरी है ना, कि वो अपने सबसे पहले मुझे कॉल काउंसलिंग अच्छा खवातीन की काउंसलिंग के लिए से कि जो खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं उनकी काउंसलिंग के हवाले से यही बताई जा रही हूँ कि भाई देखें फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर है, इसमें सबसे पहले काउंसलिंग, तो काउंसलिंग के बगैर तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सबसे पहले जब पेशेंट चाहे वकील के पास आए, चाहे डॉक्टर के पास आए, चाहे किसी थर्ड उसके पर्सन के पास आए, फर्स्ट को कोई इवन जमीन खरीदनी हो किसी ने, तो सबसे पहले तो काउंसलिंग ही की जाती है। और फिर काउंसलिंग करके हम उसको सबसे पहले बताते हैं कि ये कौन सा आपके पहले कितने बच्चे हैं, ये कौन सा बच्चा है, आपको पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपकी पर्सनल हिस्ट्री क्या है, आपकी पास्ट हिस्ट्री क्या थी। ये तो सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बगैर तो आप इलाज ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब हर तरीके से हम लोग जो है वो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि साइकोलॉजिकल उनको इश्यूज हो जाते हैं, उसमें उनकी काउंसलिंग करना बहुत ज्यादा वो तो बहुत ही जरूरी है। और अक्सर पता है क्या होता है, वो बजाय इसके कि वो डॉक्टर के पास लेके आ सकता है, वो उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। ये तो जी पागलों वाली बातें कर रही है, ये तो, हालांकि ये बात नहीं होती है। वो उसको बताए ना कि एक पोस्ट डिलीवरी काउंसलिंग होती है, जब उसको अपनी एहसास होता है कि मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। मैंने मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मूड स्विंग्स में भी आपको ये एहसास नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनको लिए फिर हम मूड एलिवेटर दे देते हैं, उनको हम थोड़ा सा एंटी डिप्रेसिव दे देते हैं कुछ दिन, और बस ओके। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, मजीद में इनसे जानते हैं, नाज़रीन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं अर्के गुलाब पर। आपको पता है कि आजकल जिस तरह जदीद दौर आ रहा है, लोग हम देखते हैं आपकी कॉस्मेटिक्स जो हैं वो डिफरेंट तैयार हो रही हैं, जदीद इलाज आ रहे हैं उससे किया, लेकिन जो अर्के गुलाब की अहमियत है ना वो एक डिफरेंट है, उसका अपनी ही एक अफादियत है, एक अपनी तासीर है। अर्के गुलाब की हम बात करें कि किस तरह आपको फ़ायदा दे सकते हैं, तो स्पेशली अगर हम अर्के गुलाब की बात करें तो ये आपकी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आँखों में एलर्जी हो जाए तो उसमें आप अर्के गुलाब के चंद कतरे डालकर देखें, आपकी आँखें जो हैं वो नीट एंड क्लीन हो जाएंगी, और उसके साथ साथ जो एलर्जी होती है उससे भी आपको सुकून मिल जाता है, क्योंकि डस्ट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ किस तरह आपके स्किन के हवाले से आपको किस तरह फ़ायदा देता है। मोस्टली जो है अर्के गुलाब हम अपनी स्किन के लिए यूज़ करते हैं कि आपने अपनी स्किन को किस तरह तरोताज़ा रखना है, किस तरह खूबसूरत रखना है, तो अर्के गुलाब उसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। एक तो इसका स्प्रे भी आजकल मिल रहा है, आप वैसे भी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो घरों में भी अर्के गुलाब तैयार करते हैं। जो आप घर में तैयार करते हैं उसकी अपनी ही अफादियत है और उसकी अपनी ही
रोल है कि वो किस तरह प्ले करता है। तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, नीट एंड क्लीन हो जाती है अगर डेली आप अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ आपकी छाइयों को, आपके रिंकल्स को दूर करने में मदद करता है। अगर आप अर्के गुलाब और मुल्तानी मट्टी जो है वो मिक्स करके अपने चेहरे पर मास्क के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो भी करती है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो जाती है। और इसके साथ साथ बहुत पहले होता था लोगों में, जो ख़वातीन है स्पेशली, वो फूलों की पत्तियों से जो है वो घरों में उसको बॉईल करके जो है उसका अर्क निकाल के और वो यूज़ करती थी अपने, जिस तरह आप शावर लेते हैं तो शावर में भी आप फूलों की पत्तियों को जो है वो इस तरह यूज़ कर सकते हैं, उससे आपकी बॉडी जो है फ्रेगनेंस उसमें बहुत अच्छी आएगी। इसके साथ पहले ज़माने में भी इस तरीके से होता था कि फूलों की पत्तियों से जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे लिए जाते थे। तो इस तरह ये अर्के गुलाब जो है ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। डंड्रफ है जिनके बालों में, उसके लिहाज से अगर आप थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे बालों में तो उसके लिहाज से भी बहुत अच्छा है। आप अपने नाखूनों के लिए, आप अपने पाँव के हवाले से भी, जैसे मैनिक्योर और पेडिक्योर किया जाता है तो फूलों की पत्तियों को अगर आप कुछ टाइम अपने पाँव उसमें डुबो कर बैठे रहें तो उससे भी आप देखेंगे कि आपके पाँव भी जो हैं वो बड़े खूबसूरत नजर आएंगे। तो स्किन के हवाले से बहुत सारे फायदे हैं जी अर्के गुलाब के, जो कि मैंने आपके साथ आज शेयर किए। और इसके साथ पत्तियाँ हैं, अगर आप उनको खाएं और चबाएं तो वो भी आपको फ़ायदा देते हैं, स्पेशली उस हवाले से जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है, पेट के मसले रहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है फूलों की पत्तियाँ। ये हो गई जी हेल्थ टिप। आप भी वैसे करती होंगी डॉक्टर साहबा वैसे इस हवाले से, है ना? मैं वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अर्के गुलाब जो है वो रोज अपने ऐसे फेस के ऊपर जो अपनी कॉमन चीजें भी बहुत है ना, हर दुकान पे आप जाएं तो हर जनरल स्टोर पे ये पड़ा है। हाँ वो अच्छा, लेकिन ये अगर आपने नहीं भी लेना तो आप ले लेते हो कि चलो पड़ा है तो ले और ये अच्छा फायदा तो है ना, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप कुछ किचन से भी निकल रहे हैं तो आप अर्के गुलाब। आप माशाल्लाह आपकी खूबसूरती का राज यही है। हिफ्जा, मैंने हफ्जा कह दिया था, हिफ्जा रहमान है इनका नाम, हाफिजा हिफ्जा रहमान, मुझे याद आ गया। मैंने कहा मैं उसको जो है मेंशन कर दूं। वैसे इतना ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं अल्लाह की तरफ से इतना ज्यादा नहीं करती। अच्छा इतना ज्यादा नहीं होता मेरे पास। हाँ ये खवातीन का ये भी बड़ा मसला है, हम ये कहते हैं बस टाइम ही नहीं है। जी लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत केयर करनी चाहिए। हाँ जरूरी है, अच्छा भी लगता है। अच्छा लगता है ना जब लोग आपको कहते हैं आप अच्छे लग रहे हो तो आपको अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है, खूबसूरती तो लाजमी खवातीन जो है वर्किंग लेडीज होती है उनके पास टाइम नहीं होता। ब्यूटी पार्लरों पे जाने का टाइम नहीं होता, वो नहीं होता, जाने का टाइम नहीं होता, पार्लरों पे जाने का टाइम, थोड़ा बहुत जो किया खुद कर लिया, खुद कर लिया। मुझे लगता है मेकअप भी ज्यादा नहीं करती, नहीं बस इतना ही होता है जितना इतना लाइट सा मेकअप। मेरी मदर की स्किन भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है, सिस्टर्स की भी ऐसी है। आपकी स्किन बड़ी नीट एंड क्लीन है, कोई उस पे मैंने नहीं देखा कोई इस तरह की रिंकल्स, कोई छाइयाँ, कोई आपने कवर भी किया होता है मेकअप के साथ भी, मदर से मिली। हाँ ये भी अच्छा है। वो अम्मा की स्किन अच्छी है, अब्बा की स्किन अच्छी है तो आगे औलाद की स्किन भी बड़ी मजा। अच्छा कुछ के बाल इतने अच्छे होते हैं उसमें, तो जाहिर सी बात है इस हवाले से। अच्छा इसके साथ किस तरह फिर मैनेज करती हैं आप घर को भी? अभी कैंपेन भी चल रही है, इलेक्शन की तैयारियां भी चल रही हैं। जब इंसान किसी चीज़ का इरादा करता है तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। बस ये है कि आप हर चीज़ को उतना ही टाइम दो जितना देना चाहिए। तो ये है कि जो आम रूटीन में हम जब, और मैंने ये भी नोट किया कि जब हम घर पे होते हैं ना तो वो दिन सारा दिन ऐसे वेस्ट हो जाता है। हाँ। तो आम रूटीन में हम ज्यादा काम कर लेते हैं बल्कि, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, मतलब कर लेती हैं जी। अच्छा सेकेंडली यहाँ पर हम जैसे बात कर रहे थे ना, खवातीन के बड़े मसाइल रहते हैं, जो साइलिन आती हैं खवातीन बड़े दूर दराज से आती हैं, उनके लिए बैठने की जगह नहीं होती, एक तो वहाँ पर पानी पीने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ इस तरीके की भी हम देखते हैं फैसिलिटीज नहीं है, क्या कहना चाहिए? जी ऐसे ही है, साइलिन के लिए नहीं है, होनी चाहिए। हाँ। तो अब जैसे मेरा चैम्बर है, मैं फीमेल हूँ ना, तो मेरे पास बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं, बैठी रहती हैं, मतलब उन्हें ये नहीं होता कि यहाँ पे कोई मेल आएगा या इस तरह से ना, कंफर्टेबल फील करती। इस वजह से भी क्लाइंटेज आपकी बढ़ जाती है जब जो साइलिन फीमेल है उन्हें पता हो कि आपका जो वकील है वो मतलब आपके साथ सिंसियर है, ठीक है, और फिर वो बात करने में भी कंफर्टेबल फील करे। तो इससे इसीलिए फीमेल्स के लिए अपना चैम्बर जरूरी है, ताकि फीमेल जो साइलिन है और लेडी लॉयर उनका आपस में इंटरेक्शन अच्छा हो सके। आपका ना इखलाक ये चीज भी बड़ी काउंट करती है। आपका इखलाक अच्छा है ना, अगर लॉयर अगर, क्योंकि वो तो ऑलरेडी परेशान है जो साइलिन आपके पास आ रहे हैं, तो आपने बहुत सारे मसाइल, या वकील हो, ठीक है, और जैसे डॉक्टर हैं उनके पास जाके बात करते हैं ना कुछ पेशेंट, तो उनकी आधी जो है ना बीमारी खत्म हो जाती है। ऐसे ही जब हमारे पास आते हैं ना साइलिन, तो हम उनसे जब बात करते हैं तो इसी में उनके ना उनकी टेंशन खत्म हो जाती है कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो इंशाल्लाह
हो जाए इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को, जाहिर सी बात है जो यंग लॉयर्स आना चाह रही हैं इस फील्ड में, इस शोबे को ज्वाइन करना चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि इस प्रोफेशन में ना सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। अब अगर एक डॉक्टर भी है ना, वो जा रही है तो अगर अकेले उसे आना जाना पड़ता है, जाहिर सी बात है उसे हर वक्त तो नहीं वो कोई ड्यूटी बाउंड हो सकता ना जो उसे पिक एंड ड्रॉप करे। तो अगर लेडी लॉयर है ना, तो अगर ये जो काला कोट है ना, इसकी वजह से उसे कोई टेंशन नहीं है जी, वो सिक्योर फील करती है। जहाँ भी चले जाते हैं हम, तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे काम करके देते हैं लोग, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। तो मैं ये कहूँगी कि ये जो इमेज बनाया हुआ है ना कि फीमेल्स जो है इस प्रोफेशन में ना जाएं, या हर हवाले से हमारे जो मेल लॉयर्स हैं वो भी इनकरेज करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। कोर्ट्स में जाते हैं तो जजेस भी पहले कि लेडीज फर्स्ट, हर जगह पे लेडीज फर्स्ट होता है। तो फिर इजीली जो है उनको कोई मुश्किल, जब फिर काला कोट आ जाते हैं साथ में तो और भी ज्यादा फर्स्ट हो जाता है। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? देखिए जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि कदर सेहत मरीज से पूछो, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, हेल्थ है तो आप सब सही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।